हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, डीएससी सब्जेक्ट सेमेस्टर 6 बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम इसमें डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान के बीच क्या संबंध है? इन दोनों की विशेषताओं, कार्यप्रणालियों और दृष्टिकोणों की तुलना करते हुए स्पष्ट कीजिए कि इतिहास और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? तो सामाजिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान के बीच जो भी संबंध है उनको हम समझेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान दोनों मानव समाज के अध्ययन के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। यानी अगर हम सामाजिक अनुसंधान और ऐतिहासिक अनुसंधान देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, मानव के समाज का ही जो है वो अध्ययन करते हैं। जहाँ क्या देखने को मिलता है हमें, सामाजिक अनुसंधान वर्तमान समाज की संरचना और व्यवहार और समस्याओं का अध्ययन कराता है। वहीं ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विचारों और संस्थाओं की पुनर्रचना करके वर्तमान को समझने और भविष्य का अनुमान लगाने में सहायक होता है। दोनों का दृष्टिकोण भिन्न होता है, होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए दोनों का अगर देखें तो जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग आपको दिखाई देगा। जहां हम देखते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं वो समाज की संरचना, व्यवहार और समस्याओं का अध्ययन करते हैं। वहीं ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करते हैं, अतीत की घटनाओं का, विचारों का और संस्थाओं का पुनर्रचना करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम वर्तमान को समझ सकें और भविष्य का भी क्या कर सके, अनुमान लगा सकें। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा और उद्देश्य। सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उपयोग समाज में प्रचलित व्यवहार, संस्थाओं, संबंधों और प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान किस लिए होता है कि समाज में भाई क्या व्यवहार चल रहा है, किस तरह से लोग समाज में व्यवहार करते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक है, और उनका संबंध कैसे है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो इन सब चीजों को देखा जाता है वैज्ञानिक तरीके से। इसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को समझना है। तो क्यों किया जाता है? ताकि भाई समाज में जो भी समस्याएं उनको समझा जा सके, उनका समाधान खोजा जा सके, ठीक है ना, समाज के लिए और ज्यादा बेहतर कार्य किए जा सके। तो इसलिए क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। विशेषताएं क्या है इनकी? इसमें क्या किया जाता है भाई, देखिए विशेषताओं में समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों में प्रयुक्त होता है। तो हर जगह पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब क्षेत्रों में जो है सामाजिक अनुसंधान का उपयोग होता है। वास्तुनिष्ठता होती है, ठीक है ना, यानी तथ्यों पर आधारित होता है, तर्क किया जा सकता है इसके अंदर, प्रमाण पर आधारित होता है। सर्वेक्षण किया जाता है इसके अंदर, जाके देखा जाता है भाई सर्वे कर कर। केस स्टडी यानी इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको अच्छे से समझा जाता है, भाई पहले ऐसा क्यों हुआ था, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सारी पद्धतियों के आधार पर जो है सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि भाई कि सामाजिक अनुसंधान से समाज को कैसे और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान की परिभाषा और उद्देश्य देखते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य अतीत की घटनाओं के कारणों, प्रभावों, प्रवृत्तियों की समझ विकसित करना होता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान किस लिए किए जाते हैं? ताकि भाई जो इतिहास में घटनाएं हुई हैं उनके क्या कारण रहे, क्या प्रभाव पड़े, तो इन सब चीजों को जो है समझना होता है। किस लिए समझना होता है? ताकि वर्तमान और भविष्य को बेहतर समझा जा सके कि भाई जो घटनाएं भूत में हुई थी उसका वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको बेहतर से तरीन तरीके से समझा जा सके। तो इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान किए जाते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी? इसकी विशेषताएं भाई दस्तावेज, अभिलेखों, मौखिक परंपराओं आदि स्रोतों पर आधारित होती हैं। तो ये जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान किए जाते हैं इसमें दस्तावेज जो होते हैं पुराने, या जो भी अभिलेख हो गए, या जो मौखिक परंपराएं यानी जो कोई भी जो चीज होती है जिनको लिखा नहीं जाता लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो बातों में याद रहती है, तो उन्हें मौखिक परंपराएं करते हैं। तो इनके द्वारा जो है इन ऐतिहासिक अनुसंधान किए जाते हैं। इसमें क्या ध्यान दिया जाता है? इसमें आज्ञात्मक यानी स्वयं निष्कर्ष निकालना व निगनात्मक सिद्धांतों के रूप में लागू करना वाली दो विधियां जो है ये अपनाई जाती है। तो दो विधियों के माध्यम से चीजों को समझा जाता है। आज्ञानात्मक यानी जिसमें पहले से निष्कर्ष पता होता है, और फिर निगनात्मक दूसरी जो होती है जिसमें सिद्धांत के आधार पर जो भी चीजें होती है अनुमान लगाया जाता है। तो इनका उपयोग किया जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर। पुनरुत्पादन संभव नहीं होता, इसलिए हम यह तय नहीं कर पाते कि पहले निकाला गया निष्कर्ष सही था या नहीं। यानी जब भी हम कोई भी चीजें देखते हैं तो बार बार उसका परिणाम जो है वो हमेशा एक जैसा निकले, ये संभव नहीं हो पाता। तो इस बार कई बार जो हम
ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं उसमें निष्कर्ष जो होता है वो कई बार क्या होता है, बदल भी जाता है। तो ये कुछ समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। मुख्य अंतर और तुलनात्मक दृष्टिकोण, अब इन दोनों में हम अंतर समझते हैं। तो देखिए इसमें विषय कौन कौन से शामिल होते हैं, अगर देखें तो सामाजिक अनुसंधान में वर्तमान समाज का अध्ययन किया जाता है। वहीं जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं तो अतीत में क्या घटनाएं घटी उनका अध्ययन करते हैं। कौन सी विधि इस्तेमाल होती है इसमें, प्रश्नावली यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वेक्षण किए जाते हैं जगह जगह पे जाकर, फिर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाता है, जो भी प्राचीन दस्तावेज है उनको देख के विश्लेषण किया जाता है। जो भी अभिलेख हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो उन सबसे जो होता है वो जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। सत्यापन कैसे किया जाता है, इनको इनकी सत्यता कैसे देखी जाती है, तो ये सांख्यिकीय रूप से संभव है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें संख्या के आधार पर, ठीक है ना, या जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उनके आधार पर जो है हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये सत्य पर ज्यादातर आधारित होती हैं। ये साक्ष्यों की व्याख्या पर निर्भर होती है। तो हमारे पास जो भी साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, जो भी हमें पुरानी चीजें, तो ये उनकी व्याख्या पर जो है आधारित होते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। पुनरुत्पादन ये संभव होता है, ठीक है, यानी इसका जो निष्कर्ष है वो बार बार एक जैसा ही निकलेगा, क्योंकि सब चीजें जो होती हैं उनको अच्छे से अध्ययन किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है ना। वहीं ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं वो असंभव होते हैं कि इनकी व्याख्या हमेशा एक जैसी नहीं निकल सकती, क्योंकि कई बार जो होता है साक्ष्य होते हैं उनकी व्याख्या बदल जाती है, तो इसलिए निष्कर्ष भी एक जैसा नहीं निकला जाता। उद्देश्य क्या होता है इसमें, सामाजिक सुधार करना होता है कि भाई किस तरह से समाज में जो भी चीजें उनमें सुधार किया जा सके। ये होता है ऐतिहासिक समझ के लिए। तो ऐतिहासिक अनुसंधान भाई ऐतिहासिक समझ के लिए किया जाता है, ताकि समझा जा सके भाई इतिहास में ऐसा क्यों हुआ था, इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना, और अब जो समाज पर इसका क्या प्रभाव और भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इन सब चीजों का जो है अध्ययन किया जाता है इसमें। एनालिसिस स्कूल और अंत विषय दृष्टिकोण, तो एनालिसिस स्कूल के इतिहासकारों ने इस पे काफी बात रखी है अपनी। तो एनालिसिस स्कूल के इतिहासकारों ने इतिहास को सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़कर दीर्घकालीन संरचनाओं और सामाजिक परिवर्तनों को समझने पर बल दिया है। तो एनालिसिस स्कूल के जो इतिहासकार वो मानते हैं कि भाई ऐतिहासिक संदर्भ को समझना भी जरूरी है, तभी जो है हम वर्तमान में जो भी सामाजिक संरचनाएं हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं और किस तरह से उनमें परिवर्तन आया इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो इसके इतिहासकारों ने कहा है कि इतिहास सिर्फ राजाओं, युद्धों और तारीखों का नहीं है। तो इसके जो इतिहासकार कहते हैं भाई जो हम इतिहास पढ़ाते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जो इतिहास होता था एक राजा होता था, उसमें युद्ध होते थे और कुछ तारीखें होती हैं, तो यही इतिहास नहीं होता। असली इतिहास लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जिंदगी से जुड़ा होता है। तो वो कहते हैं भाई कि जो असली इतिहास है, जो वहां पर लोग रह रहे थे, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, कौन सी संस्कृति थी वहां पर, तो इन सब चीजों से जो है इतिहास जुड़ा होता है। तो वो इस चीज की बात करते हैं, जिसमें ब्रोडेल का लॉन्ग ड्यूटी सिद्धांत है। वो कहते हैं जो आर्थिक और सामाजिक कारकों को ऐतिहासिक घटनाओं में केंद्रीय स्थान देता है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रोडेल ने एक सिद्धांत लिखा था अपना, लॉन्ग ड्यूटी सिद्धांत। तो उसमें ये कहते हैं कि भाई जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसका मेन केंद्र जो होता है आर्थिक और सामाजिक कारक होते हैं। इन्हीं के कारण जो है कोई भी घटनाएं होती हैं, तो इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसमें अतीत को ज्यादा गहराई से समझने में मदद मिलती है और इससे हम अतीत को बहुत अच्छे से और गहराई से समझ सकते हैं कि भाई जो भी घटना घटी उसका क्या उद्देश्य था, क्या प्रभाव पड़ा और किस वजह से इसका इतिहास जो है रहा। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो जरूरी है, ये ब्रोडेल कहते हैं अपने लॉन्ग ड्यू सिद्धांत के अंदर। एक दूसरे के पूरक रूप में योगदान की बात करते हैं। तो इतिहास और सामाजिक अनुसंधान के बीच गहरा संबंध है, ये हमने देख ही लिया। इतिहास अतीत की समझ प्रदान करता है। तो इतिहास क्या करता है भाई, अतीत की समझ प्रदान करता है। वहीं सामाजिक संरचना और व्यवहारों के विकास को समझने में भी मदद करता है। तो भाई क्या कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी अगर हम सामाजिक अनुसंधान को देखें तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान से ही जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो उसमें आपको सामाजिक संरचनाएं दिखेंगी, ठीक है। तो उन सब चीजों को अगर आपको समझना है तो समाज का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। उदाहरणतः अगर देखें तो औद्योगिक क्रांति के ऐतिहासिक विश्लेषण से वर्तमान पूंजीवाद व्यवस्था को बेहतर समझा जा सकता है कि भाई जो औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसमें जो पूंजीवाद आया था, ठीक है ना, तो पूंजीवाद में क्या बदलाव आए थे, तो वो हम आज भी देख सकते हैं कि आज के समाज में भी वही पूंजीवादी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था कहाँ से आई, तो इसका अध्ययन अगर हम करेंगे तो हमें औद्योगिक क्रांति को समझना भी जो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान ऐतिहासिक घटनाओं की आधुनिक व्याख्या और मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं भाई जो सामाजिक अनुसंधान है वो क्या करते हैं कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनकी भी आधुनिक व्याख्या कर सकते हैं और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं।
जैसा कि जाति व्यवस्था का समाजशास्त्रीय अध्ययन ऐतिहासिक संदर्भों में अधिक गहराई से किया जा सकता है। जैसे अगर हम आज की जाति व्यवस्था को अगर समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा समाजशास्त्रीय अध्ययन है वो किस पर आधारित होगा, वो ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित होगा, और तभी हम इसकी गहराई को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है, जो भी सामाजिक अनुसंधान होते हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं से भी प्रेरित होते हैं, ये चीज भी समझना जरूरी है। विचारकों का क्या दृष्टिकोण रहा है, तो मैक्स वेबर कहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि धार्मिक विचार और सांस्कृतिक समाज में बदलाव लाने के कारण हो सकते हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं भाई कि धार्मिक और सांस्कृतिक विचार जो है वो समाज में बदलाव लेकर आते हैं। तो उनके विचारों से हमें ऐतिहासिक घटनाओं की कई नजर से देखने में मदद मिलती है। तो इसलिए अगर हम इस नजर से देखें तो ऐतिहासिक घटनाओं को और अच्छे से समझ सकते हैं। वहीं रांके कहते हैं कि भाई इतिहास को जैसा है वास्तव में घटित हुआ है वैसे प्रस्तुत करने की जरूरत की बात करते हैं, और सामाजिक विज्ञानों के सामान्यीकरणों से बचने की सलाह देते हैं। तो राके कहते हैं भाई जो इतिहास है जैसा है उसको उसी के आधार पर पढ़ना जाना जरूरी है। उसके अगर आप सामाजिक अगर विज्ञान से उसको जोड़ेंगे, उसके उन संदर्भों को अगर ढूंढेंगे, उनके आधार पर अगर कोशिश करेंगे इतिहास को बनाने की, तो वो इतिहास में कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। तो ऐसा राके कहते हैं। फूको कहते हैं ज्ञान और शक्ति संस्थानों की वंशावली पर बल देते हैं। तो जो फूको है वो कहते हैं भाई ज्ञान जरूरी है, ठीक है ना, शक्ति और जो संस्थाओं की वंशावली हैं वो इतिहास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और सामाजिक विज्ञान के बीच की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सामाजिक विज्ञान है उसकी जो जो सीमाएं हैं उनको क्या करती है, वो चुनौती देती है। यानी इससे हम क्या है बहुत अच्छे से जो है इतिहास को समझ सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कौशल है, ज्ञान है, ठीक है, और हमारे पास जो भी संस्थान है उनके बारे में अगर हमें अच्छे से पता है तो हम इतिहास को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो कह सकते हैं हम इतिहास और सामाजिक अनुसंधान दोनों मानव समाज को समझने के दो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान हमें अतीत की गहराई को समझ प्रदान करता है, वहीं सामाजिक अनुसंधान हमें वर्तमान समस्याओं के समाधान की दिशा देता है। इन दोनों के बीच संवाद और सहयोग से समाज की गहराई से समझ विकसित की जा सकती है, जिससे न केवल अकादमिक ज्ञान समृद्ध होता है बल्कि नीतिगत और व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी स्पष्टता आती है। इसलिए इतिहास और सामाजिक विज्ञान को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि सहभागी मानना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अनुसंधान का दायरा अत्यंत व्यापक और बहुआयामी होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक, पर्यावरणीय इतिहास तथा इसकी पद्धतियों और प्रासंगिकता का समावेश कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कि भाई ऐतिहासिक अनुसंधान है उसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं उनको हम समझेंगे। तो ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, प्रक्रियाओं, विचारधाराओं और अनुभवों को वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन है। तो अगर हम ऐतिहासिक अनुसंधान की बात करते हैं तो वो क्या करता है, तो जो भी अतीत में घटनाएं हुई हैं उनका क्या प्रभाव रहा, क्या प्रतिक्रिया रही, किन विचारों से हुए, तो इन सब चीजों का जो हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो इसका उद्देश्य केवल यह जानना नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि यह समझना भी होता है क्यों और कैसे हुआ। तो इतिहास का ये मतलब नहीं है कि भाई कि हमने कोई भी घटना देखी तो क्या घटना हुई ये समझना नहीं होता है, बल्कि ये भी समझना होता है क्यों और कैसे हुई। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का दायरा इसलिए अत्यंत व्यापक है, तो इसलिए जो इसका दायरा है वो ज्यादा व्यापक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव जीवन के जो हर पहलू है उसका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है, तभी ये चीजें समझ में आएंगी कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसके अंदर बहुत सारे पहलू हो जाते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक। तो इन सब चीजों को हमें अच्छे से समझना पड़ता है जब भी हम क्या करते हैं, एक ऐतिहासिक अनुसंधान को समझते हैं या पढ़ते हैं। तो सामाजिक इतिहास जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर। क्यों? क्योंकि सामाजिक इतिहास उन वर्गों और समुदायों पर केंद्रित होता है जो पारंपरिक इतिहास में उपेक्षित रहे, जैसे किसान हो गए, श्रमिक हो गए, महिलाएं हो गई और दलित हो गए। तो जब हम सामाजिक इतिहास लिखते हैं, जब सामाजिक इतिहास की बात आती है ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर, तो इनको भी समझना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक समाज में जो किसान, श्रमिक और महिलाओं और दलितों का भी योगदान रहा, लेकिन अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो इतिहास को और बेहतर से नहीं समझ सकते। तो एपी थॉम्सन और हॉब्सबॉम जैसे इतिहासकारों ने आम जनजीवन, श्रम आंदोलनों, जाति, लिंग और परिवार जैसी संस्थाओं के विकास को इतिहास का केंद्र बिंदु बताया है। तो ईपी थॉम्सन और हॉब्सबॉम कहते हैं कि भाई इतिहास को जानना है, आम लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी हम इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। और इतिहास हमेशा किससे जुड़ा रहा है? लोगों से जुड़ा रहा हुआ है। तो इसलिए हम उस समय के आम जीवन, उन्होंने क्या आंदोलन किए, जाति व्यवस्था कैसी थी, लिंग कैसा था, पारिवारिक संस्थाएं कैसी थी, इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो जरूरी है इतिहास के लिए। ठीक है, तो इतिहास लेखन में इनका अध्ययन जरूरी है। तो इसलिए अनुसंधान के अंदर इस विषय को रखना भी जरूरी हो जाता है। इसमें मौखिक इतिहास, जनगणना आंकड़े और लोक संस्कृति भी महत्वपूर्ण स्रोत मानते,
ठीक है। तो उनका कहना है भाई कि इसमें क्या करना है, मौखिक इतिहास को भी समझना जरूरी है। ठीक है, उस समय व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, उनके आंकड़ों को भी समझना जरूरी हो जाता है कि संस्कृति किस तरह थी। तो इन सब चीजों को जानना भी जरूरी होता है सामाजिक इतिहास लिखने के लिए। दूसरा आता है आपका राजनीतिक इतिहास। यह राज्यों के निर्माण, शासन प्रणाली, विचारधाराओं, युद्धों, कूटनीति और नेताओं की भूमिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक इतिहास भी इंपॉर्टेंट है अनुसंधान के अंदर। क्यों? क्योंकि इसी से हमें पता लगता है ना भाई राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कौन कौन सी शासन प्रणालियां चलती थी, क्या विचारधाराएं थी, युद्ध क्यों लड़े जाते थे, ठीक है ना, किस तरह से कूटनीतियां अपनाई जाती। तो ये सारे विषय जो है इसके अंदर आ जाते हैं। 19वीं सदी तक इतिहास का यही प्रमुख रूप था। अगर हम 19वीं सदी के इतिहास को उठा के देखते हैं तो ज्यादातर जो चीजें थी वो राजनीतिक इतिहास पर ही केंद्रित होती थी। हाल के दशकों में इसमें लोकतंत्र, पहचान की राजनीति, जनता की भागीदारी और जो प्रतिरोध आंदोलन जैसे विषय को भी जोड़ दिया गया है। तो राजनीति में पहले आप देखेंगे शासन प्रणाली, विचारधारा, ये सब चीजें चलती थी, लेकिन अगर वर्तमान दशकों की बात करें तो भाई अब जो है राजनीति में लोकतंत्र आ गया है, ठीक है ना, पहचान की राजनीति आ गई है, तो राजनीति के अंदर जनता की भागीदारी भी आ गई है। तो इन सब विषयों को भी क्या है आज के अगर देखा जाए राजनीतिक इतिहास के अंदर शामिल किया जाता है। तो अनुसंधान में जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान होते हैं उसमें राजनीतिक इतिहास जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्थिक इतिहास भी इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास को संसाधनों के उत्पादन, वितरण, श्रम, व्यापार और तकनीकी विकास की दृष्टि से देखता है। तो किसी भी इतिहास में भाई संसाधनों का महत्व होता है, ठीक है ना, उत्पादन, वितरण और श्रम का भी महत्व होता है। तो इसलिए किसी भी ऐतिहासिक अनुसंधान में आर्थिक इतिहास जो है वो महत्वपूर्ण होता ही है। और कार्ल मार्क्स और ब्रोडेल और हॉब्सबॉम जैसे विचारकों ने आर्थिक संरचना के ऐतिहासिक प्रभावों को रेखांकित किया है। तो भाई आर्थिक संरचनाओं की बात करते हैं ये इतिहासकार कि भाई इतिहास में इन सब चीजों की जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इन सब चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उपनिवेशवाद जो हो गया, या पूंजीवाद हो गया, या औद्योगिकरण हो गया, या भूमंडलीकरण, तो ये सारे जो प्रमुख विषय हैं इतिहास में वो सारे किससे जुड़े हुए हैं, आर्थिक इतिहास से तो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आर्थिक इतिहास जो है ऐतिहासिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण विषय है। सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास, इसमें विचारकों, कलाओं, परंपराओं सहित और विचारों की भूमिकाओं का विश्लेषण होता है। तो इसमें समझा जाता है भाई विचार कैसे थे, कलाएं कौन कौन सी थी, कौन कौन सी परंपराएं थी, ठीक है ना, कैसे साहित्य लिखे गए, कौन कौन से विचारक रहे। तो इन सब चीजों को समझना है तो सांस्कृतिक विकास जो है वो समझा जाता है। तो इसलिए सांस्कृतिक इतिहास को समझना भी जरूरी हो जाता है। तो फूको, हेडन, वाइट, मार्क ब्लॉक आदि ने यह दिखाया कि ज्ञान, सत्ता और संस्कृति इतिहास को कैसे प्रभावित करती है। तो इन इतिहासकारों ने का मानना है कि भाई ज्ञान हो गई, ठीक है, सत्ता हो गई और संस्कृति हो गई, तो इसने भी क्या है इतिहास को बहुत अच्छे से प्रभावित किया है। तो इसलिए सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास को पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान में इस विषय को भी पढ़ना जरूरी है। यह क्षेत्र सामाजिक मूल्यों, मानसिकता, प्रतीकों को प्रोत्साहित रूप से समझने का प्रयास करती है। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है भाई, जो इतिहास के अंदर सामाजिक मूल्य क्या थे, मानसिकता लोगों कैसे थी, कौन से जो प्रतीक थे वो ऐतिहासिक रूप से आगे आए। तो इन सब चीजों को समझने में आसानी होती है। धार्मिक इतिहास भी इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर। यह धर्मों के उद्भव, विकास और समाज पर प्रभाव की गहन पड़ताल, जिसमें पता लगता है भाई कैसे धर्म उभर कर आए, कैसे धर्म का विकास हुआ, समाज को इसने कैसे प्रभावित किया। तो इन सब चीजों को इतिहास में हम समझ पाते हैं। जिसमें धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए, धर्म निरपेक्षता हो गई, उपासना पद्धतियां हो गई, धार्मिक संघर्ष हो गए। तो ये सारे जो चीजें भी हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए शामिल की जाती है, क्योंकि धर्म जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है और उसके बारे में जानना भी जो है जरूरी हो जाता है। डोनिगर और एलियार्ड जैसे विद्वानों ने धार्मिक अनुभव और प्रतीकों को सांस्कृतिक संदर्भों में समझने पर बल दिया है। तो डोनिगर और एलियार्ड कहते हैं कि भाई धार्मिक अनुभवों को समझना भी जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उससे हमें जो संस्कृतियां क्या रही हैं, ठीक है ना, और किस तरह से संस्कृतियां विकसित हुई, इन सब चीजों को भी समझने में बल मिलता है। पर्यावरणीय इतिहास भी जरूरी है। ये मनुष्य और प्रकृति से संबंध, संसाधनों के दोहन, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक संकटों का अध्ययन करता है। तो हमें इतिहास के बारे में पता लगता है भाई कि किस तरह से संसाधनों का दोहन किया गया, कैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया और कैसे फिर प्रकृति ने जो है इतिहास को प्रेरित किया, किस तरह से प्रकृति ने कई चीजों को इतिहास बना दिया। तो इन सब चीजों को भी समझना जरूरी हो जाता है। इसलिए पर्यावरणीय इतिहास भी जो है जरूरी है ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर। विलियम क्रॉन्स और कॉस्बी और चक्रवर्ती ने पर्यावरणीय प्रभावों को इतिहास के केंद्र में रखा है। तो इन्होंने भाई जब भी इतिहास की बात करी तो उसमें पर्यावरणीय प्रभाव को जरूर रखा, क्योंकि भाई पर्यावरणीय प्रभावों के कारण भी इतिहास में आप बहुत सारे बदलाव आते हुए देखते हैं। जैसे जंगल हो गया, जल हो गया, भूमि हो गई, रोग और उपनिवेशीकरण, ये पर्यावरणीय प्रभाव इसके अध्ययन के मुख्य बिंदु रहे। यानी उपनिवेशीकरण वगैरह किस वजह से हुआ, इसीलिए तो हुआ, जंगल जमीन जो हुआ करती थी, संसाधन हुआ करते थे, इसीलिए तो उपनिवेशीकरण आया। तो उपनिवेशीकरण और इतिहास को समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, पर्यावरणीय इतिहास को भी समझना जरूरी हो जाएगा।
पद्धतिगत विविधता, ऐतिहासिक अनुसंधान में अभिलेखीय अनुसंधान और मौखिक इतिहास के दो प्रमुख पद्धतियां देखने को मिलती है हमें, जिसमें पहली आती है आपकी अभिलेखीय जो अनुसंधान है। तो अभिलेखीय अनुसंधान क्या होता है? ये सरकारी दस्तावेज है, पत्र, चित्र, नक्शे आदि का विश्लेषण करके समझा जाता है इसमें इतिहास के बारे में। फिर आता है आपका मौखिक इतिहास, हंसिए के लोगों की स्मृति और अनुभव पर आधारित होता है, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लिखी नहीं जाती लेकिन उस जगह के लोग जो उसे याद रखते हैं, अपनी यादों में याद रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को बताते रहते हैं। तो इन सब चीजों को भी देखा जाता है इसके अंदर, जैसे कि थॉमसन और गुहा का कार्य। तो ऐसे ही दो जो इतिहासकार है थॉमसन और गुहा, इन्होंने इस पर मौखिक इतिहास पर काफी काम किया है, बहुत सारी चीजों को उजागर किया है। इसके अलावा तुलनात्मक दृष्टिकोण भी होता है भाई, तुलना करके भी इतिहास को लिखा जाता है। अंत विषय दृष्टिकोण, यानी एक दूसरे से मिलते हुए जो विषय हैं उनके आधार पर भी बहुत सारी चीजों को लिखा जाता है इतिहास के अंदर, ठीक है ना। वैश्विक दृष्टिकोण भी होता है कि लोग वैश्विक तौर पर कैसे किसी चीज को देखते हैं। तो इन सब चीजों को भी अनुसंधान में रखा जाता है ताकि अनुसंधान जो हो और ज्यादा गहराई से समझा जा सका और अच्छे से जो है ऐतिहासिक अनुसंधान क्रिएट किया जा सके, बनाया जा सके। प्रासंगिकता क्या है इसकी? इतिहास केवल अतीत का विवरण नहीं है बल्कि यह वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने का साधन है। तो इतिहास को भाई ये नहीं है कि सिर्फ समझा जा सके आखिर क्या है, तो इतिहास क्या करता है भाई, आपके वर्तमान और भविष्य को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो फिर हमें इसलिए इतिहास को समझना जो है वो जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान है वो क्या होता है, भविष्य का मार्गदर्शन होता है। तो इसलिए भी इतिहास को समझना बहुत जरूरी होता है ताकि भविष्य को हम अच्छे से लेकर चल सकें। तो सामाजिक न्याय हो गया, सांस्कृतिक पहचान हो गई, पर्यावरणीय संरक्षण हो गया, आर्थिक विकास हो गया और राजनीतिक चेतना जैसे मुद्दों को समझने में अमूल्य है, ठीक है ना। तो क्या है, जो हम ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं तो उसमें ये सारे विषय शामिल हो जाते हैं और इस तरह से इन सब चीजों को शामिल करके एक राजनीतिक चेतना जो भी बनाई जा सकती है या जो भी एक उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है ना, और किसी भी चीज को जो है वो समझा जा सकता है। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान। EHS कार के अनुसार इतिहासकार और उसका विषय अतीत का संवाद की स्थिति में होते हैं। तो एच कार के भी कहते हैं कि भाई जो इतिहासकार हैं वो जो भी विशेष लेते हैं, जो भी विषय लेते हैं या जो भी जिस का भी इतिहास लिखते हैं वो उसमें क्या करते हैं भाई, संवाद स्थापित करते हैं कि भाई वो चीज़ सही है या गलत है, या उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो उससे रिलेटेड है या नहीं। तो उस पर क्या करते हैं भाई, उस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद क्या है उस पर निष्कर्ष निकालते हैं या फिर उस पर रिसर्च जारी रखते हैं। तो इतिहास स्मृति, मिथक और विचारधारा से भिन्न होते हुए भी आलोचनात्मक समझ को जन्म देते हैं। तो कई बार क्या होता है भाई, जो चीजें लिखी जाती हैं वो स्मृति पर आधारित होती हैं और कई बार क्या होता है मिथक चीजों को भी जोड़ दिया जाता है। कई बार विचारधाराएं भी जो होती हैं किसी इतिहास लेखन को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए भाई कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो भी क्या है, आलोचना से अलग नहीं हो सकता। उसमें भी बहुत सारी इतिहास लेखन में बहुत सारी आलोचनाएं होती है कई चीजों की, भाई कई चीजों को अच्छे से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो कह सकते हैं हम कि ऐतिहासिक अनुसंधान का दायरा न केवल अतीत की घटनाओं से दस्तावेजीकरण तक सीमित है बल्कि यह विभिन्न विषयों से अंतःक्रिया भी करता है और मानव अनुभवों की जटिलता को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है, जिससे सामाजिक न्याय, समावेशिता, संस्कृति, सत्ता और प्रकृति सभी को समझने में जो है मदद मिलती है। तो इतिहास एक जीवंत और आवश्यक अनुशासन है, इसलिए यह कहना पूर्ण उचित है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का दायरा अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है, ठीक है ना। तो इतिहास को अगर समझना है तो उसके व्यापक स्तर को भी समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुमान की अवधारणा का दार्शनिक, तर्कशास्त्रीय और ऐतिहासिक अनुसंधान के संदर्भ में विश्लेषणात्मक निवेचन कीजिए। कि भाई इतिहास के अंदर अनुमान जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए उत्तर देखते हैं। तो अनुमान का मतलब क्या होता है, ज्ञान बातों से नई बातों तक पहुंचना। तो अनुमान का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी अगर बात आपको पता है उस बात को और अच्छे से अनुमान लगा के और अच्छी स्थिति में आना। या ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान के अध्ययन और तर्कशास्त्र यानी लॉजिक यानी सही सोचने के नियमों का एक अहम हिस्सा है। तो अनुमान क्या होता है भाई, अनुमान होता है जीव मीमांसा और दूसरा जो होता है इसमें तर्क शक्ति। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी भी चीज को सोचने या समझने की जो शक्ति को वो बढ़ाते हैं और इससे क्या होता है कि हम किसी चीज का अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि कोई चीज क्यों घटित हुई और क्या उसके कारण थे। तो जब हम इतिहास या विज्ञान में कोई शोध करते हैं तो हमारे पास कुछ तथ्य पहले से भी होते हैं। तो इन तथ्यों के आधार पर हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर किसी नई बात तक पहुंचते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अनुमान कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे किसी जगह पर पुराने बर्तन, हथियार और मकान के अवशेष मिले तो हम अनुमान लगाते हैं कि वहां कोई पुरानी सभ्यता रही होगी। तो ये भी क्या अनुमान ही, अगर कहीं पर बर्तन मिल गए, हथियार मिल गए और एक पूरा मकान मिल गया, उसके अवशेष मिल गए इन सब चीजों के, तो आप क्या कहेंगे भाई यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता रही होगी ना इन सामान के आधार पर। तो इसे क्या कहा जाता है, अनुमान कहा जाता है। अनुमान और दर्शन,
अनुमान दर्शन दो प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ा होता है। तो दो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका ज्ञान मीमांस, जो हमने देखा था। यह ज्ञान की सत्यता और स्रोतों से संबंधित होता है कि भाई ज्ञान जो है कितना सत्य है और स्रोतों में क्या ये चीज है कि नहीं है। तो अनुमान यहाँ ज्ञान के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो अनुमान क्या था, पहले हमें एक कोई ना कोई चीज जो होती है, जो हमारे पास स्रोत होते हैं, ठीक है ना, उस स्रोत के आधार पर हम क्या करते हैं, ज्ञान को देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है तर्क होता है, यह उस पद्धति का अध्ययन करता है जिसके लिए दिए गए परिसरों से निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई दो चीज दी होती है, ठीक है ना, और उस दो चीज के आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, भाई ऐसा हो सकता है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी हम अनुमान की बात करते हैं, एक ज्ञान मीमांस हो गया और दूसरा तर्क हो गया। जहां तर्क प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, तो वहीं हम देखते हैं भाई तर्क जो होती है वो क्या होती है, प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। लेकिन वही जब ज्ञान मीमांस की बात करते हैं तो जो परिणाम होता है उसकी वैधता पर आधारित होती है। अनुमान के प्रकार, तो अनुमान दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका आता है निगमनात्मक अनुमान। ये क्या होता है, ये सामान्य कथनों से विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया है। यानी कोई भी एक कथन होता है और उस कथन से हम एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे सभी मनुष्य नाश्वर हैं, राम एक मनुष्य है, तो कह रहा है भाई सभी मनुष्य जो है वो नाश्वर होते हैं, ये तथ्य है। और क्या है, राम भी क्या है, एक मनुष्य है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यदि यानी हमने दो सामान्य बातों से मिलकर एक खास व्यक्ति राम के बारे में निष्कर्ष निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे भाई कि क्योंकि मनुष्य, राम भी मनुष्य, तो क्या होगा, वो भी नाश्वर होगा। तो क्या किया हमने, दो जो हमारे पास विशिष्ट कथन थे, उन कथनों के आधार पर हमने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाल लिया। और कौन कौन से प्रकार हैं इसके, तो उप प्रकार दो होते हैं। पहला तात्कालिक अनुमान लगाया जाता है, यानी एक ही आधार से निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी हम देखेंगे किसी चीज को और उसी के आधार पर क्या करेंगे, तत्कालिक निष्कर्ष निकाल देंगे। उदाहरण, कोई भी पक्षी नहीं तैरता, जैसे हमने कह दिया भाई कोई भी पक्षी जो है वो पानी में नहीं तैरता, तो निष्कर्ष हो गया ना, जो तैरते हैं वो पक्षी नहीं है। तो एक ही वाक्य से क्या होगी, उल्टी बात भी निकल सकती है। यानी एक ही बात जो होती है वो सत्य पर आधारित कह देते हैं, यानी अनुमान, यानी हमने देखा तुरंत अनुमान लगाया और उस चीज को हमने क्या कर दिया, सत्य पर आधारित कर दिया। लेकिन ऐसा हमेशा होता तो नहीं है ना। ऐसे दूसरा अनुमान जो होता है वो होता है मध्यस्थ अनुमान। इसमें दो परिसरों से निष्कर्ष निकाला जाता है। न्याय वाक्य जिसे कहा जाता है, जैसे हमने देखा था कि राम नश्वर वाला उदाहरण, कि भाई राम जो है कहा जाता है कि मनुष्य नश्वर होता है और राम जो है वो एक मनुष्य है, तो वो भी क्या हो गया, नश्वर हो गया। यानी दो चीजों से मिलाकर हमने दो परिसरों से हमने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है जब इतिहास लिखा जाता है या ऐतिहासिक अनुसंधान किए जाते हैं। दूसरा आता है आपका आगमनात्मक अनुमान होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण ए बी सी सफेद हंस हैं, इसलिए सभी हंस सफेद होंगे। तो एक व्यक्ति को अगर दिख जाए भाई कि तीन हंस देखे और तीनों सफेद निकले, तो उसकी यही बात कहेगा कि भाई हंस जो होते हैं वो सफेद होते हैं। यह तरीका हमेशा 100% सही नहीं होता, क्योंकि भविष्य में कोई काला हंस भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये 100% को सही नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है भाई उसने जो जिस जगह पर देखा उस जगह पर ही सफेद हंस मिलते हो, तो उसने कह दिया भाई सारे हंस सफेद हैं। लेकिन अगर वो किसी और जगह पे जाता, अगर उसे वहां पे क्या मिल गया, काले हंस मिल गए, तो क्या होगा, वो बात पलट भी सकती है। लेकिन यह सोचने समझने और विज्ञान में प्रयोगों की आधारभूत प्रक्रिया है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सोचना समझना पड़ेगा और वैज्ञानिक प्रयोग करने पड़ेंगे, तभी जो है हम उस तथ्य को क्या कर सकते हैं, सही या गलत साबित कर सकते हैं। तो प्रकार, तो जो हमारे अज्ञानात्मक अनुमान होते हैं, तो आगमनात्मक अनुमान जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका गणनात्मक आगमन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे उदाहरण देखकर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे 100 केले मीठे निकले, जैसे तो केले क्या होंगे, मीठे होंगे। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए, यानी 100 केले खाए गए, उसके बाद देखा भाई सारे मीठे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई केले मीठे होंगे। तो ये क्या होता है, गणनात्मक अनुमान होता है। वहीं सांख्यिकीय सामान्यकरण, आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण मान लीजिए 70% छात्र मोबाइल से पढ़ते हैं, तो अधिकांश छात्र मोबाइल से ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या किया गया है, आंकड़ों के आधार पर जिसका आंकड़ा ज्यादा है उस चीज को क्या होता है, वो सही मान लिया जाता है। तीसरा भविष्य सूचक अनुमान, पिछले अनुभव से भविष्य की संभावना बताना। इसमें क्या होता है भाई, अब भविष्य क्या होता है कि भविष्य अगर हमने बहुत सारे पिछले अनुभव देखे हैं तो उसके आधार पर ज्यादा चीजों का अनुमान लगाया जाता है। भाई ऐसा होता था तो ऐसा ही होता होगा। जैसे उदाहरण, हर जून में बारिश हुई है तो इस जून में भी होगी। तो ये क्या है, ये भविष्य सूचक अनुमान है। यानी हमने क्या किया इसमें कि पिछले जो अनुभव है उसके आधार पर बताया ये चीज। फिर आता है ब्याज प्रमेय आधारित अनुमान होता है। ये संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी जिस चीज की संभावना ज्यादा होती है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। उदाहरण, बुखार है और बीमारी का 90% लक्षण बुखार है, तो भाई क्या होगा, बीमार होने से संभावना तो ज्यादा ही है ना। अगर दिख रहा है भाई किसी को बुखार है कह दिया गया और दिख रहा है कि भाई लक्षण वही है बुखार वाले हैं, तो 100% क्या होगा भाई, संभावना है कि वो बीमार हो ही जाएगा। तो ये क्या होता है, ये ब्याज प्रमेय होती है, ठीक है ना। तो अनुमान जो होता है क्या लगाया जाता है, संभावना के आधार पर लगाया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुमान, तो भारतीय दर्शन में अनुमान एक स्वतंत्र ज्ञान का स्रोत माना गया है। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान
एक ऐसा तर्क है जो किसी संकेत के आधार पर साध्य की स्थिति निष्कर्ष निकालता है। इसके लिए व्यक्ति, ठीक है ना, आवश्यक होती है। तो भाई अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुमान की बात करें तो हमारे भारतीय दर्शन में अनुमान को बहुत सही माना गया है, और कई बार जो संकेत होते हैं उसके आधार पर ही जो निष्कर्ष निकाल लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर जो होती है संभावनाएं होती हैं, और ये संभावनाएं जो होती हैं वो कैसे निकाली जाती है, अनुभव के आधार पर निकाली जाती है। ठीक है, जैसे भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान को अनुभव से इकट्ठा किए गए ज्ञान और नियमित संबंधों की समझ के आधार पर बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान माना गया। तो हमारे यहाँ जो भी अनुमान लगाया जाता है वो ऐसे ही नहीं लगाया जाता। अगर भारतीय दर्शन की बात करें, वो कहते हैं भाई अनुमान जो होता है वो किस पर आधारित होता है, वो तर्क शास्त्र पर आधारित होता है, यानी अनुभव पर आधारित होता है। पहले ये सारी चीजें जो होती हैं अनुभव की कसौटी पर परखी गई होती है, तभी जो है किसी चीज का अनुमान लगाया जाता है। जैसे न्याय दर्शन की पंचविधि अनुमान प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रतिज्ञा, पहाड़ी पर आग है, किसी ने देखा और कहा भाई पहाड़ी पर आग है। अब बात आएगी भाई कैसे कह सकता है कोई व्यक्ति पहाड़ी पे आ गया, तो इसके लिए हेतु कहा गया है, यानी क्योंकि वहां पर धुआं है और जहां धुआं होगी वहां आग होगी। ये दृष्टांत है, दृष्टांत ये कहता है ना भाई जहां धुआं होता है वहां आग होगी होती है। अब इसमें उपनय आ जाता है, उपनय कहता है भाई पहाड़ी भी वैसी ही है, क्यों, क्योंकि पहाड़ी आग लगने वाली है इसीलिए तो वहां पर आग लगी, और क्योंकि वहां पर धुआं है तो धुआं है तो आग होगी। निगमन क्या कहता है, इसलिए पहाड़ी पर आग है, तो इसलिए कहा गया ना भाई ये सारे तथ्य हैं ना, ये अनुभव पर आधारित हैं, ये सारी चीजें देखी गई हैं, सबको पता है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं भाई आग है, पहाड़ी पर आग है। तो ये क्या है, निगमन है, यानी कि सत्य है। और किस पर आधारित है, ये पूरा अनुभव पर आधारित है। अनुमान के प्रकार भारतीय संदर्भ में, तो भारतीय तर्क शास्त्र विशेषकर न्याय दर्शन में अनुमान को 3 प्रकार में बांटा गया है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि निष्कर्ष हमें कैसे निकलते हैं। पूर्वत अनुमान, कारण से प्रभाव का अनुमान, उदाहरण आकाश में काले बादल हैं, अनुमान बारिश होने वाली है, तो इसे क्या कहता है, पूर्वत अनुमान कहा जाता है। तो कैसे पता लगा भाई, क्योंकि भाई आकाश में जो है वो काले बादल हैं, और जब काले बादल आते हैं तो अनुमान है कि वो बारिश ही लेकर आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्वत अनुमान कहते हैं। फिर आता है शाश्वत अनुमान, प्रभाव से कारण का अनुभव, यानी जो भी प्रभाव होता है उससे कारण का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण नदी का जल गंदा है, तो अनुमान ऊपर कहीं बारिश हुई है, तो नदी का जल गंदा क्यों हुआ है, क्योंकि भाई ऊपर बारिश हुई है और वहां से जो है गंदा पानी आया है। तो ये किस पे आधारित है, ये प्रभाव और कारण पर आधारित है। ऐसे ही सामान्य दोषद अनुमान, ये क्या होता है, समान अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी बहुत सारे जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, सूर्य के उगने पर हमेशा क्या होता है, उजाला होता है, ठीक है, तो ये क्या है, अनुमान, अनुमान है नहीं, ये अनुभव पे आधारित है, क्योंकि उसने देखा है भाई कि हमने देखा है कि सूरज जब भी निकलेगा तभी भी उजाला होगा। तो अनुमान क्या कहता है, ये कहता है ना अब उजाला है तो मतलब सूर्य निकला ही होगा। ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुमान की भूमिका, तो इतिहास में शोधकर्ता अतीत की घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह नहीं होता है, वह उपलब्ध दस्तावेजों, स्रोतों और अवशेषों के आधार पर तर्क करता है और अनुमान लगाता है कि कौन कौन सी घटनाएं क्यों और कैसे हुई। यह प्रक्रिया एक विश्लेषणात्मक और अनुमानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो जब हम ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुमान की बात करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं होती, वो क्या होती है, दस्तावेज हो गए, स्रोत हो गए या अवशेष हो गए, इन सब चीजों को इकट्ठा किया जाता है और उस पर तर्क किया जाता है और उसके बाद किसी चीज का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कि भाई आखिर क्यों ऐसी घटना हुई और कैसे ये घटना हुई। तो ये क्या होता है, विश्लेषणात्मक होता है, यानी पहले इसमें विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद जो होता है ये अनुमान लगाया जाता है। तो ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या अनुमान पर आधारित होती है। तो भाई जो भी हमें ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, कई चीजें उस चीजें समझ में नहीं आती तो उसके आधार पर क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तथ्य स्थिर नहीं होते, वे संदर्भ और व्याख्या पर निर्भर करते हैं। तो भाई ये नहीं कहा जा सकता कि जो तथ्य दिए गए हैं वो हमेशा स्थिर रहेंगे और जो व्याख्या की गई है वो हमेशा सही होगी, क्योंकि जो तथ्य स्थिर नहीं होते उनकी व्याख्या सही से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि भाई नए प्रमाण मिलेंगे तो पुराने निष्कर्ष जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होगा भाई कि अगर जो तथ्य है वो स्थिर नहीं है तो हो सकता है भविष्य में कुछ नए प्रमाण आएंगे और जो निष्कर्ष बनाए गए थे वो फिर से क्या हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। आलोचना और सीमाएं क्या है, तो निगमनात्मक अनुमान नया ज्ञान उत्पन्न नहीं करता है। तो निगमनात्मक ज्ञान जो होता है वो नया ज्ञान उत्पन्न नहीं करता, पुरानी चीजों को ही देखकर अनुमान लगाता है। वहीं आज्ञानात्मक अनुमान निश्चितता नहीं देता, केवल संभावता प्रदान करता है। तो वहीं आज्ञानात्मक अनुमान की बात करते हैं तो कोई एक निश्चित चीज नहीं देता, बल्कि वो संभावनाएं बताता है कि भाई कैसा हो सकता है। तो बेसियन तर्क भी विरोधाभासी स्थितियों में उलझ सकता है। तो जो बेसियन तर्क होता है उसमें भी कई बार विरोधाभास देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कई बार स्थितियां वैसी नहीं बन पाती, तो वो भी क्या होता है, उलझने वाला काम होता है। परिकल्पना निगम विधि होती है, कार्ल पावर द्वारा प्रस्तावित यह विधि वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य पद्धति बनी। इसमें परिकल्पना बनाई जाती है, फिर उसे निकाले गए निष्कर्षों का परीक्षण किया जाता है। तो ये परिकल्पना विधि होती है और बाद में जो भी इससे निष्कर्ष निकलता है उसका परीक्षण किया जाता है। तो ये अलग विधि है, एक नई विधि है।
अर्थपत्ति और अनुमान। तो मीमांसा दर्शन में अर्थपत्ति का अनुमान से अलग माना गया है। इसमें यह वह निष्कर्ष आता है जो व्यक्ति पर नहीं परिकल्पना पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति पर आधारित नहीं होता बल्कि क्या होता है, परिकल्पना पर आधारित होता है, यानी भविष्य की बात करता है। तो कह सकते हैं हम अनुमान तर्कशास्त्र दर्शन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन का आधार है। यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया केवल जानकारी पुनरुत्थान नहीं करती बल्कि ज्ञान ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें बढ़ाती है। भारतीय और पाश्चात्य दोनों परंपराओं ने इसे ज्ञान प्राप्ति का आवश्यक साधन माना है। तो इतिहास लेखन, वैज्ञानिक परीक्षण और तर्कशास्त्र सभी में अनुमान की केंद्रीय भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो कह सकते हैं भाई कि जो पुनरुत्थान यानी जो अनुमान है वो क्या है, समय समय पर बदलता रहता है और नई तरह की जो विधियां आती हैं, जो परीक्षण आता है, तो उसके आधार पर जो अनुमान है वो फिर से क्या होता है, बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है ऐतिहासिक शोध विषय के चयन के लिए प्रासंगिक मानदंडों की विवेचना कीजिए, साथ ही ऐतिहासिक शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरणों एक प्रभावी इतिहासकार के गुणों का वर्णन कीजिए। यानी जब ऐतिहासिक शोध होती है तो विषय के रूप में कैसे इसका चयन किया जाता है और इतिहासकार के कौन कौन से गुण होने चाहिए किसी भी ऐतिहासिक शोध के लिए, ये क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत की घटनाओं को केवल समझना होता है बल्कि उसको गहराई से विश्लेषण करना होता है। ठीक है, तो जो भी हम विषय लेंगे उसको गहराई से विश्लेषण करेंगे। उसका शोध की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि विषय कितना उपयुक्त है, शोधकर्ता उसमें कितनी गहराई से प्रवेश करता है। उस उचित विषय का चयन शोध की दिशा और परिणाम को गहराई व प्रामाणिकता प्रदान करती है। तो इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए जब भी एक ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है। तो ऐतिहासिक शोध विषय के चयन के मापदंड, यानी जब भी हम शोध का एक विषय लेंगे तो कौन कौन से मापदंड होने चाहिए आपके पास। शोध विषय चुनते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहले जांच योग्य होना, यानी विषय ऐसा होना चाहिए जिस पर तर्क और प्रमाणों के आधार पर विश्लेषण किया जा सके। ठीक है ना। दूसरा, प्रासंगिकता और सार्थकता होनी चाहिए, यानी विषय सामाजिक, सांस्कृतिक या बौद्धिक दृष्टिकोण से महत्व हो। यानी जो भी विषय है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से उसका कोई ना कोई महत्व हो, जिससे किसी समस्या की समझ या समाधान की संभावना, यानी इससे किसी की समस्या हो या कोई समझ हो या कोई उसका समाधान हो वो निकाला जा सके, इसकी संभावना ज्यादा होनी चाहिए। व्यवहारिक और सैद्धांतिक महत्व होना चाहिए, विषय में ऐसी क्षमता हो कि वह मौजूदा ज्ञान को आगे बढ़ा सके या समाज के लिए उपयोगी निष्कर्ष दे सके। यानी जो भी विषय लिया गया है वो क्या होना चाहिए भाई, मौजूदा ज्ञान जो भी है उससे आगे होना चाहिए वो, और समाज के लिए कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकाले, ये चीज जरूरी है। अवलोकनीय और विश्लेषण योग्य होना चाहिए, शोध विषय ऐसा जो पर्याप्त ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा सिद्ध या व्याख्यात किया जा सके। यानी इसको ऐतिहासिक स्रोतों पर और इसकी व्याख्या करना संभव, ऐसा विषय नहीं ले लेना कि भाई वो स्रोतों में ही मौजूद ना हो और उसकी व्याख्या ही ना की जा सके। साक्ष्यों की उपलब्धता देखना जरूरी होता है, ऐसा विषय जिसमें पर्याप्त प्रमाणिक प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत उपलब्ध हो। तो ये दोनों प्रकार के स्रोत वहां पर होने चाहिए ताकि हम उसके साक्ष्य को अच्छे से विश्लेषित कर सके। तो साक्ष्यों की उपलब्धता जरूरी है। शोधकर्ता के आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए, तो एक सफल इतिहासकार में निम्नलिखित गुण आवश्यक होते हैं। सबसे पहला, गहन विषय ज्ञान, यानी जो भी वो विषय ले रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए उसे। शोध परक सोच और विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए, यानी जो भी शोध परक होनी चाहिए, यानी शोध को अच्छे से समझ आना चाहिए, उसके बारे में वो सोच सके, उसका विश्लेषण कर सके, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। कठिन परिश्रम कर सके वो अनुशासन और समर्पण के साथ, ये जरूरी है। निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कोई भी पक्ष लेकर वो नहीं करेगा शोध। बौद्धिक ईमानदारी जरूरी है, यानी जो भी उसके पास बुद्धि है उसको ईमानदारी से उपयोग करेगा। स्रोतों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की दक्षता होनी चाहिए, अगर स्रोतों में कोई कमियां है तो उसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी कर सके, ये दक्षता भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ऐतिहासिक शोध प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं, तो ऐतिहासिक शोध एक संरचित अनुसंधान डिजाइन पर आधारित होती है जिसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। तो शोध विषय की पहचान और समस्या का निर्धारण, सबसे पहले तो विषय की स्पष्ट परिभाषा और उसका महत्व सुनिश्चित करना होता है। फिर पृष्ठभूमि जानकारी का संग्रहण करना, चाहे वो माध्यमिक स्रोत हो गए जैसे पुस्तकें, जर्नल, विश्वकोश आदि के संदर्भ में एकत्र करना। तो जो भी हमारे पास स्रोत है, माध्यमिक स्रोत, उनको सबसे पहले इकट्ठा करना। परिकल्पना या शोध प्रश्नों का निर्माण करना, यानी आवश्यक हो तो परिकल्पना द्वारा शोध की दिशा को ले। ठीक है ना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसकी एक परिकल्पना होनी चाहिए और शोध में क्या प्रश्न लिए जाने चाहिए उसकी समझ भी होनी चाहिए।
स्रोतों और साक्ष्यों का संकलन करना, जैसे प्राथमिक स्रोत जैसे दस्तावेज हो गए, अभिलेख हो गए, चिट्ठियां हो गई, फोटोग्राफ हो गया, शिलालेख हो गया, इन सब का प्रयोग करना जरूरी है। फिर स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना जरूरी है, जिसमें प्रामाणिकता जरूरी है भाई, कि वो बिल्कुल प्रामाणिक हो, ऐसे ना कि कहीं से भी कोई भी स्रोत उठा लिया जाए। सटीक होने चाहिए, उनकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। प्रासंगिकता यानी उनकी वैल्यू होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। रिलीवेंस होनी चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं, ये सब जो चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, तो इनकी जांच भी है वो जरूरी है। तो स्रोतों का जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन बहुत जरूरी हो जाता है। डेटा की व्याख्या और विश्लेषण, तथ्यों को, जो भी तथ्य आपके पास है उनको तार्किक क्रम में व्याख्यात करना, ठीक है ना, तो तर्क के आधार पर और क्रम में रखना, ताकि जो भी तथ्य हैं वो बिल्कुल सही साबित हों। निष्कर्ष और प्रस्तुति जरूरी होनी चाहिए, सभी निष्कर्षों को स्पष्ट बताना है, सुसंगत होने चाहिए अच्छे से, और संतुलित रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, अब स्रोतों के प्रकार, कौन कौन से स्रोतों का यूज किया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिक स्रोतों का यूज करना, तो घटना के समय या तुरंत बाद बने साथ, जैसे दस्तावेज हो गए, पत्र हो गए, रिपोर्ट हो गए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक स्रोत। फिर द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोतों पर आधारित विश्लेषण, जैसे इतिहास की किताबों में जो चीजें लिखी गई हैं उनके आधार पर किया जा सकता है विश्लेषण। तीसरा स्रोत जो होता है सूचनाओं की खोज में सहायक, जैसे पुस्तकालय हो गए, कैटलॉग हो गए, ग्रंथ सूची हो गई, तो इनके आधार पर जो है स्रोतों का जो है वर्णन किया जा सकता है। इनके आधार पर भी जो हम ऐतिहासिक अनुसंधान कर सकते हैं। परिकल्पना का महत्व क्या है। परिकल्पना शोध की दिशा देती है, वास्तुनिष्ठता बनाती है उसकी, डाटा प्रबंधन में सहायता करती है। ऐतिहासिक शोध परिकल्पना बनाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि घटनाएं पुनः घटित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ऐतिहासिक शोध में परिकल्पना बनाना भी जरूरी है, क्योंकि भाई जो घटना घट चुकी है वो दोबारा तो हो गई, तो इससे कुछ परिकल्पना पे आधारित घटनाओं को पुनर्जीवित किया जाता है और उसके आधार पर चीजों को लिखा जाता है। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करें तो क्या क्या होते हैं। क्या एक इतिहासकार को निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए भाई, जो भी इतिहासकार होगा उसको एक इतिहासकार को हमेशा एक निश्चित प्रश्नों पर विचार हमेशा करना चाहिए, जब भी वो ऐतिहासिक अनुसंधान बनाता है, जिसमें क्या स्रोत प्रासंगिक है, क्या कि कोई इसका महत्व होगा, क्या जानकारी सटीक और प्रमाणिक है, क्या जो भी जानकारियां दी जा रही हैं, मिल रही हैं, वो प्रमाणिक है, क्या यह निष्कर्षों को समर्थन देती हैं, क्या जो भी हमने शोध किया है, क्या वो जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, क्या वो समर्थन दे रही हैं उस चीजों को, जो भी निष्कर्ष निकाले गए। तो ये सब चीजें जो है ऐतिहासिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करना भी जरूरी हो जाता है। व्याख्या और निष्कर्ष, इतिहासकार को अपने निष्कर्ष साक्ष्य के आधार पर देने चाहिए, यानी जो भी उनके पास साक्ष्य हैं उसके आधार पर वो निष्कर्ष दें, ऐसे ही बनावटी बातें ना बोलें। साथ ही यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि नया डेटा मिले तो निष्कर्ष बदले जा सकते हैं, साथ में ये भी कि भाई अगर डेटा कुछ नया मिला है तो निष्कर्ष भी बदले जा सके। उन्हें पूर्वाग्रह से बचते हुए संतुलित और निष्पक्ष लेखन करना चाहिए, ठीक है ना, यानी पहले से कोई सोच नहीं बना के रखनी चाहिए। जो भी साक्ष्य हैं उनको उनके आधार पर संतुलित करना है और निष्पक्ष लेखन करना है, ये जरूरी हो जाता है। तो कह सकते हैं हम एक उपयुक्त विषय, अविश्वसनीय स्रोत, संगठित कार्यकारिणी और तार्किक विश्लेषण द्वारा ही एक सशक्त ऐतिहासिक शोध संभव होता है। हालांकि ऐतिहासिक अनुसंधान की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे स्रोतों की अनुपलब्धता कई बार होती है, पुनरावृत्ति की असंभावना, यानी दोबारा उस चीज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, विषय भी कई बार जटिल हो जाते हैं। फिर भी एक कुशल शोधकर्ता अपने निष्कर्षों को प्रमाणित और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन फिर भी जो एक इतिहास लिख रहा है, जो शोध कर रहा है, तो वो अपने जो भी उसके पास स्रोत है उनके आधार पर इसको प्रमाणित बनाता है और अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके उसे ठीक से फिर से व्याख्यात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में वास्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी की धारणा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उत्तर, आधुनिक दृष्टिकोण इस विषय को किस प्रकार देखते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है तो समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। इतिहास में वास्तुनिष्ठता का अर्थ है अतीत की घटनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या निजी मत के प्रमाणों के आधार पर निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना, ठीक है। यानी कि कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, कोई भी निजी मत नहीं होना चाहिए, जो भी प्रमाण है उसके आधार पर जो भी आपका घटना है उसको प्रस्तुत करना ही क्या होता है, वास्तुनिष्ठता होती है। तो पश्चिमी इतिहास लेखन की परंपरा में यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है कि इतिहासकार व्यक्तिगत मतों को अलग रखकर सत्य की खोज करें, कि भाई जो भी उनके व्यक्तिगत मत हैं उसको ना देखें, बल्कि जो भी सत्य है तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण करें। लेकिन समय के साथ इस धारणा को गंभीर चुनौती मिली है, विशेष रूप से उत्तर आधुनिकतावाद में। तो उत्तर आधुनिकतावाद में ये चीज थोड़ी आपको कम देखने को मिलती है, इसमें कुछ कमी देखने को मिलती है, ठीक है। प्रारंभिक अवधारणा क्या थी, प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस और बाद में थ्यूसिडाइड्स ने
यह विचार प्रस्तुत किया कि इतिहास को तटस्थता के साथ लिखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी में जर्मनी इतिहासकार लियोपोल्ड वोन रेंके ने भी तर्क दिया कि इतिहासकारों को अतीत को वैसे ही दिखाना चाहिए जैसे वह वास्तव में था। तो उनका मानना था कि इतिहास केवल प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होना चाहिए और बिना पूर्वाग्रह के लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो प्राचीन जो इतिहासकार हैं उनका यही मानना था, भाई इतिहास जो होना चाहिए वो जैसा है वैसा ही लिखा जाना चाहिए, जैसा हमारे पास प्रमाण है, जैसे हमारे साक्ष्य हैं उसके आधार पर लिखा जाना चाहिए, उसमें कुछ भी अलग से शामिल नहीं किया जाना चाहिए, कोई उसके अंदर पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही थी। तो वैज्ञानिक पद्धति और प्राकृतवाद, लेकिन जब वैज्ञानिक पद्धति और प्राकृतवाद आया तो उसने कुछ बदलाव किए। तो 19वीं सदी में ऑक्सटे कॉम्टे जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि इतिहास को भौतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिक विधियों से समझा जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी इतिहास है उसको विज्ञान के आधार पर भी समझना जरूरी है। तो प्राकृतवाद ने यह माना कि इतिहास में भी निश्चित नियम है जिन्हें खोजा जा सकता है, इससे इतिहास को एक विज्ञान की तरह देखने की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ऐसा माना गया, भाई प्रकारवाद यही कहता है कि भाई कोई नियम, हर चीज किसी चीज के ऊपर एक नियम लागू होता है और उस नियम को खोजने, तो इतिहास में बहुत सारी चीजें और जो है खोजी जा सकती हैं। तो ये तथ्य दिए गए। तो वास्तुनिष्ठा की चुनौतियां क्या है? हालांकि इतिहास को तटस्थ रूप से प्रस्तुत करने का दावा किया गया, लेकिन इतिहासकारों ने यह महसूस किया है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, संस्कृति, समाज और राजनीति उनके विश्लेषण को प्रभावित करते हैं। यानी जैसा इतिहास है वैसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जो भी एनवायरनमेंट होता है, जो भी वहाँ की संस्कृति होती है, जो भी वहाँ का समाज होता है, वो जो होता है इतिहास लेखन पर आ ही जाता है। ठीक है ना, उसका प्रभाव पड़ता ही है। ईएचकार ने कहा कि इतिहास के तथ्य कभी शुद्ध रूप से हमारे पास नहीं आते, बल्कि इतिहासकार उन्हें चुनते हैं और संरचना देते हैं। तो भाई ऐसे जो ईएचकार हैं वो कहते हैं कि जो इतिहास है वो कभी शुद्ध रूप से किसी के पास नहीं पहुंचता, बल्कि वो किसके आधार पर जाता है? वो इतिहासकारों ने जिन चीजों को चुना है, जिन चीजों को लिखा है, उसके आधार पर ही इतिहास लोगों तक पहुंचता है। उत्तर आधुनिक आलोचना। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास की वास्तुनिष्ठा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, फर्डिनेंड डी साश्योर, जैक्स डेरिडा और हेडन वाइट जैसे विचारकों ने तर्क दिया है कि इतिहास केवल तथ्यों की प्रस्तुति नहीं है, कि भाई इतिहास हमेशा तथ्यों से ही प्रस्तुत नहीं किए जाते, बल्कि एक नैरेटिव कहानी है। कई बार क्या होता है, इसके ऊपर भी एक नैरेटिव होता है, कहानी लिख दी जाती है। भाषा केवल वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं करती, बल्कि उसे आकार देती है। तो ऐसे ही भाषा जो होती है वो हमेशा वास्तविकता को नहीं बताती, बल्कि क्या करती है, उसे और ज्यादा आकार दे देती है। इतिहासकार अतीत को केवल प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसका निर्माण कर देता। तो कई बार इतिहास को लिखा नहीं जाता, बल्कि क्या कर दिया जाता है, उसका एक तरह से पुनर्निर्माण, या कह सकते हैं अपने हिसाब से निर्माण भी कर दिया जाता है। तो इससे यह विचार उभरा है कि इतिहास वस्तुतः एक साहित्य निर्माण है, ना कि पूर्ण सत्य का वैज्ञानिक दस्तावेज। तो कई बार भाई ये भी कहा जाता है कि इतिहास जो लिखा गया है वो भाई वो इतिहास नहीं है, बल्कि क्या एक साहित्यिक निर्माण कर दिया गया है जो पूरा सत्य पर आधारित नहीं है। ठीक है ना, कि ना कि पूर्ण सत्य का वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक दस्तावेज तो नहीं है कि भाई जो तथ्य और नियमों पर आधारित है। ये क्या होता है, कई बार एक साहित्यिक निर्माण कर दिया जाता है इतिहास का, ऐसा इन विचारकों का मानना था। सांस्कृतिक सापेक्षवाद कई बार हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। क्लिफोर्ड गेटेज जैसे विचारकों ने कहा है कि हर इतिहासकार की संस्कृति, समाज और पृष्ठभूमि उसके विवरण को प्रभावित करती है। तो क्लिफोर्ड कहते हैं भाई कि जो भी विचारक है, जो भी लिख रहा है इतिहासकार, तो वो जिस भी संस्कृति और समाज से है, जिस भी पृष्ठभूमि से है, तो वो उसके लेखन पर जो है प्रभाव पड़ता ही है उसका। उदाहरण स्वरूप एक पश्चिमी इतिहासकार किसी घटना को प्रगति के संकेत के रूप में देख सकता है। ठीक है, अगर पश्चिमी इतिहासकार तो क्या करेगा भाई, प्रगति के रूप में देखेगा। जबकि एक एशियाई इतिहासकार उसी को उपनिवेशवाद के रूप में व्याख्यात कर सकता है। वहीं जब क्योंकि दोनों की जो मेंटेलिटी है वो अलग होगी, विचारधाराएं अलग होगी, सोच अलग होगी, परिवेश अलग होगा। तो इसलिए जहां एक इतिहासकार प्रगति के आधार पर किसी चीज को देखेगा, और वहीं जो दूसरा इतिहासकार होगा अगर वो एशिया के संदर्भ में देखेगा तो कहेगा भाई उपनिवेशवाद था, इसलिए ये सारी चीजें आई। समकालीन दृष्टिकोण और समाधान। हालांकि उत्तर आधुनिक आलोचना ने वास्तुनिष्ठा को असंभव बताया, लेकिन कुछ विद्वानों ने एक मध्यम मार्ग सुझाया है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई वास्तुनिष्ठता तो नहीं हो सकती, लेकिन एक मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है इतिहास लेखन में। तो नोएल कैरोल और ब्रायन फे जैसे विचारकों ने यह कहा है कि इतिहास पूर्णतः निष्पक्ष भले ना हो, पर पूरी तरह काल्पनिक भी नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इतिहास को हम पूरी तरह से कह नहीं सकते कि भाई निष्पक्ष रहा होगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते भाई काल्पनिक है। तो मध्यम मार्ग की बात कही जाती है। यदि इतिहासकार प्रमाणों की आलोचनात्मक व्याख्या करें और पूर्वाग्रहों से बचने का प्रयास करें, तो अतीत को एक तथ्य आधारित और अर्थपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कहा भाई कि जो भी प्रमाण मिलते हैं, तो उनका जो भी प्रमाण है उनकी एक आलोचनात्मक व्याख्या जरूर होनी चाहिए, पूर्वाग्रह से उनको बचाना चाहिए, तभी जो है तथ्य आधारित और सही इतिहास लिखा जा सकता है। तो कह सकते हैं वास्तुनिष्ठा इतिहास लेखन का एक आदर्श है जिसकी पूर्ण प्राप्ति कठिन है। उत्तर आधुनिक आलोचना ने इतिहास के केवल
एक रचना के रूप में देखने की प्रति बढ़ाई है। लेकिन यह भी सच है कि इतिहासकार प्रमाणों, तर्क और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अतीत को समझने की जो है ईमानदार कोशिश करते हैं। इसलिए हमें ना तो पूर्ण निष्पक्षता की उम्मीद करनी चाहिए और ना ही इतिहास को पूरी तरह से कल्पना मान लेना चाहिए। तो एक मध्यम मार्ग की बात करते हैं भाई, जो भी इतिहास लिखा जा रहा है ये नहीं है कि भाई ये पूरा निष्पक्ष नहीं है या पूरी कल्पना पर आधारित है। तो कह सकते हैं भाई एक मध्यम मार्ग के आधार पर इतिहास को समझा जा सकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण ही ऐतिहासिक अध्ययन को प्रासंगिकता और अविश्वसनीय बनाता है। तो इसलिए संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। जब भी हम इतिहास को देखते हैं तो एक संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर ही इतिहास को देखना और समझना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास और इतिहास लेखन की प्रवृत्ति, विधियां, विकास और राजनीतिक प्रभाव को स्पष्ट करते हुए बताइए कि समकालीन समय में इतिहास लेखन में साबल्टन दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो इतिहास और इतिहास लेखन को समझते हैं। इसके अंदर इतिहास और इतिहास लेखन मानव समाज की विकास यात्रा को समझने का एक सशक्त माध्यम है। ये केवल अतीत की घटनाओं को दर्ज करने का कार्य नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि घटनाओं की व्याख्या कैसे की गई, किसके दृष्टिकोण से की गई और किस उद्देश्य से की गई। समय के साथ इतिहास लेखन की पद्धतियां, स्रोत, दृष्टिकोण लगातार कैसे बदले। समकालीन युग में जब समाज की बहुलता और विविधता को मान्यता दी जा रही थी, तब साबल्टन इतिहास लेखन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है इतिहास लेखन में। ठीक है, तो इनको और अच्छे से समझते हैं। इतिहास की संकल्पना देखते हैं। सबसे पहले इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है। इसका अर्थ होता है अनुसंधान या पूछताछ। तो इतिहास मानव समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक यात्रा का लेखा जोखा है। तो इतिहास क्या है भाई, जो भी समाज होता है या जो भी उसकी संस्कृति होती है या जो भी उसकी राजनीति है, जो भी उसकी आर्थिक यात्रा है किसी भी एक समाज की, तो उन सब चीजों के बारे में लिख देना क्या होता है, वही इतिहास होता है। ये बताता है कि मानव ने समय के साथ अपने जीवन, परिवेश और संबंधों को कैसे बदला है। ठीक है, तो मनुष्य के जो भी परिवेश रहे हैं, जो भी संबंध रहे हैं और किस तरह से समाज में बदलाव आया, तो इन सब चीजों को इतिहास के जरिए ही समझा जाता है। इतिहास लेखन की परिभाषा और उद्देश्य देखें तो इतिहास लेखन का अर्थ होता है इतिहास लिखने की प्रक्रिया, उसकी पद्धतियों और दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर यह अध्ययन करता है कि अतीत को कैसे दर्ज किया गया और कौन कौन से दृष्टिकोण जो है वो प्रभावी रहे। तो इसे क्या कहा गया, इतिहास लेखन कहा गया। इतिहास और इतिहास लेखन में अंतर क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, इतिहास क्या होता है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन होता है कि भाई अतीत में क्या हुआ है। वहीं जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो उन घटनाओं की व्याख्या का अध्ययन, यानी जो घटनाएं हुई उनकी क्या करी जाती है, इसमें व्याख्या। लक्ष्य क्या होता है, क्या हुआ था ये देखना है इतिहास के अंदर। और इतिहास लेखन क्या होता है, कैसे और क्यों लिखा गया यह देखना होता है। ये तथ्यात्मक होता है, यानी तथ्यों पर आधारित होता है। ये विश्लेषणात्मक होता है, यानी तथ्यों की क्या करी जाती है, विश्लेषण किया जाता है। तो इतिहास लेखन की विधियां क्या है, तो सबसे पहले आपकी आती है बाहरी आलोचना, यानी स्रोतों की उत्पत्ति, प्रमाणिकता की जांच, ये सब चीज की जाती है। फिर आता है आंतरिक आलोचना, इसमें क्या होता है, स्रोतों की सामग्री की सत्यता और पूर्वाग्रह की जो है वो पहचान की जाती है। ठीक है, तो स्रोतों, इतिहास लेखन की विकास यात्रा की बात करते हैं। प्राचीन युग की बात करते हैं। यूनानी, रोमन और चीनी इतिहासकारों ने नैतिक शिक्षण व राजकीय घटनाओं को केंद्र में रखा। तो प्राचीन युग में जब इतिहास लिखा जाता था तो किस पे ध्यान दिया जाता था, नैतिक शिक्षा दी जाती थी और राजकीय घटनाओं को जो है इसके अंदर रखा जाता था। मध्यकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर धार्मिक दृष्टिकोण हावी हो गए। तो मध्यकाल में जो इतिहास लेखन वो धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित था। फिर पुनर्जागरण टाइम आता है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण की शुरुआत हुई कि भाई सभी धर्म एक समान है। इन सब चीजों पर बात हुई, इनका इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा उस समय। फिर ज्ञानोदय काल आता है। वोल्टेयर और गिब्बन जैसे विद्वानों ने आलोचनात्मक और तर्कशील इतिहास को जन्म दिया। तो इस समय इतिहास को जो था वो आलोचनात्मक तरीके से और तर्क के आधार पर देखा गया। 19वीं सदी रेंके और नेहबियर ने साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक इतिहास की नींव रखी कि भाई जो भी इतिहास लिखा गया उस पर उसके साक्ष्य होने बहुत जरूरी हैं और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उसका विश्लेषण करना जरूरी है। तो इस तरह से इतिहास जो है अलग अलग चरणों से गुजरा और अलग अलग तरह से इतिहास लेखन की प्रक्रियाएं जो है वो शुरू हुई। भारतीय इतिहास लेखन में उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव रहा, तो देखिए उपनिवेशिक इतिहासकार जैसे जेम्स मिल ने भारत को पिछड़ा, स्थिर और धार्मिक संघर्षों में उलझा बताया। ये उपनिवेशिक इतिहासकारों की सोच थी जब उन्होंने इतिहास लेखन लिखा। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सभ्य बनाने वाला सिद्ध करना था। तो ऐसा इन्होंने किस लिए किया, क्योंकि वह ब्रिटिश जो शासन था उसको सही बनाना चाहते थे। वहीं प्राचीन भारत को आर्य से जोड़कर अन्य संस्कृतियों को हीन बताने की कोशिश की गई भारत के अंदर कि भाई जो आर्य थे वो ज्यादा थे, उससे पहले की जो भी यहाँ संस्कृतियां थी वो ठीक नहीं थी, खराब संस्कृति थी यहाँ पर। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रतिक्रिया, जब भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन शुरू हुआ तो भारत के गौरवशाली अतीत को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया यहाँ पर कि भाई जो भी भारत का इतिहास है वो बहुत अच्छा इतिहास रहा है, गलत तरीके से दिखाया गया है ब्रिटिशर्स द्वारा, ये चीज शुरू करी गई। विदेशी शासन को सामाजिक बुराइयों का कारण ठहराया गया कि भाई भारत के अंदर जो भी सामाजिक बुराइयां आई वो किसकी वजह से आई, विदेशी शासन की वजह से आई, ये चीज दिखाया गया।
किंतु इसमें कभी कभी महिमा मंडल और आदर्शविद्ता भी दिखाई देती है। तो कई बार हम अपने इतिहास को अगर देखें तो उसमें बहुत सारे जो हैं इतिहासकार, इतिहास जो लिखे गए हैं उसमें महिमा मंडल ज्यादा दिखाई देता है भाई, किसी राजा का या किसी भी संस्कृति या समाज का उसमें, या फिर एक आदर्शविद्ता दिखाई जाती है किसी भी एक जो टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर किसी राजा का शासन रहा है, तो ये थोड़ा हमें जो इतिहास में देखने को मिलता है। साबल्टन इतिहास लेखन की उत्पत्ति और उद्देश्य। 1960 के बाद एक नई दिशा सामने आई जिसे साबल्टन स्टडीज कहा जाता है इतिहास लेखन के अंदर। यह दृष्टिकोण हाशिए पर पड़े वर्ग जैसे दलित, आदिवासी, श्रमिक, महिलाओं, किसानों की आवाजों को इतिहास में शामिल करता है। तो भाई ये जो नया साबल्टन स्टडीज आई इसके अंदर उन लोगों पर ध्यान दिया गया जिनको बिल्कुल ही पीछे समझा जाता था और जिनके बारे में इतिहास में कोई चीज दर्ज भी नहीं हुई थी, जिसमें जैसे दलित, आदिवासी या पिछड़ी महिलाएं हो गई या श्रमिक हो गए, इन सबको जो है शामिल किया गया इस इतिहास लेखन में। उनकी दृष्टि से इतिहास लेखन लिखा गया। प्रमुख उद्देश्य क्या था? इतिहास को बहुविधि दृष्टिकोण देना कि भाई हर तरह से इतिहास को लिखा जाए, एक ही आधार पर ना लिखा जाए। सत्ता से बाहर की आवाजों को मान्यता देना कि कई बार भाई जो इतिहास लिखा जाता था वो सत्ता के अंदर लिखा जाता था, सत्ता के लिए लिखा जाता था, जिसमें सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन यही आवाजें जब बाहर से आती हैं तो सत्ता को में कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीजों पर जोर दिया गया। साबल्टन दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या थी? नीचे से इतिहास की अवधारणा जन्मी, यानी कि इतिहास को नीचे दर्जे से देखा जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो ऊपरी ऊपरी इतिहास लिख दिया गया है वही सत्य है। इसमें लोकगीत, कहावतें, आत्मकथाएं, डायरियां, मौखिक परंपराएं आदि को स्रोत बनाया गया कि भाई उन चीजों को भी शामिल करना चाहिए जो उस समय मौजूद थी। चाहे वो लोकगीतों में जो व्यवस्थाएं बताई गई कि भाई जो भी उस टाइम के लोग होते थे वो लोकगीत गाते थे, तो उस समय के परिवेश को वो बताते थे, ठीक है ना। बहुत सारी कहावतों में ये सारी जिंदा रह जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथाएं भी लिखी, ठीक है ना, डायरियां लिखी। तो इसके आधार पर भी जो है इतिहास को लिखा जाना चाहिए, उन लोगों की आवाज को भी सुना जाना चाहिए इतिहास में, ये उनकी मान्यता थी। डीडी कोसाम्बी जैसे इतिहासकारों ने पहले ही सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता जताई थी। तो डीडी कोसाम्बी जो एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई कि अगर इतिहास को लिखना है तो उसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को शामिल करना जो है वो जरूरी हो जाता है। समकालीन इतिहास लेखन में महत्व यह मान्यता बढ़ रही है कि इतिहास केवल तटस्थ, एक पक्षीय, स्थिर नहीं हो सकता। तो यह है कि भाई कि एक तरह से इतिहासकार नहीं लिखा जा सकता, किसी एक के लिए इतिहास नहीं लिया सकता, और इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो इन सब चीजों पर जो है अब लोगों की जो मान्यताएं हैं वो बढ़ रही हैं। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और राजनीतिक इतिहास लेखन को प्रभावित करते, तो हमने ये भी देखा है भाई कि अलग समाज, संस्कृति और राजनीति के लोग जो है इतिहास लेखन को भी प्रभावित कर देते हैं। साबल्टन दृष्टिकोण इतिहास को अंत विषय और बहुस्तरीय बनाता है कि भाई हर एक अंत विषय को शामिल करना चाहिए, किसी एक चीज को ना शामिल करके हर एक चीज को शामिल करना चाहिए इतिहास लेखन में। तो ये साबल्टन दृष्टिकोण है। तो कह सकते हैं हम इतिहास और इतिहास लेखन न केवल अतीत को जानने का माध्यम है बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को निर्माण में भी सहायता करता है। तो इतिहास लेखन की पारंपरिक पद्धतियों में बदलाव लाकर साबल्टन दृष्टिकोण ने इतिहास को और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश करी है। आज जब समाज विविधताओं को स्वीकार कर रहा है तब यह आवश्यक है कि इतिहास केवल शक्तिशाली लोगों की कहानी ना रहे बल्कि उसमें हर वर्ग और व्यक्ति की भागीदारी को जगह मिले, ठीक है। तो इतिहास लेखन जो है पहले से लेकर अब तक जो इतिहास लेखन में परिवर्तन आया है वो ये दिखाता है कि भाई इतिहास को एक तरह नहीं लिखना चाहिए, उसमें विविधताएं होती हैं, अलग तरह से लिखना चाहिए और हर एक विषय को और हर एक वर्ग को भी इतिहास लेखन में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारीवादी इतिहास लेखन का विकास कैसे हुआ? इसके सिद्धांत, विधियां, उद्देश्य और समकालीन प्रभावों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि नारीवादी इतिहास लेखन पारंपरिक इतिहास लेखन को किस प्रकार चुनौती देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। इतिहास सदैव सत्ता में बैठे लोगों की दृष्टि से लिखा गया जिसमें महिलाओं और अन्य हाशिए पर स्थित समूहों की आवाजों को या तो अनदेखा किया गया या दबा दिया गया। ये हमने देखा है भाई कि इतिहास हमेशा किस जो उच्च सत्ता में बैठे लोग थे उनके द्वारा ही लिखा गया, तो जिसमें आम लोग थे उनको तो नकार दिया गया था। नारीवादी इतिहास लेखन इसी ऐतिहासिक अन्याय और चुनौती देने का प्रयास है। तो नारीवादी इतिहास लेखन इसी के लिए सामने आता है। यह न केवल महिलाओं की भूमिका और अनुभवों को इतिहास में शामिल करता है बल्कि इतिहास लेखन की परंपरागत विधियों और पूर्वाग्रहों की भी क्या करता है, ये आलोचना करता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसे। तो नारीवादी इतिहास लेखन का उद्भव 1960 के दशक में पश्चिमी महिला आंदोलनों के साथ साबल्टन इतिहास से प्रेरणा लेकर नारीवादी इतिहास लेखन का उद्भव हुआ, ठीक है ना। जब साबल्टन ने कहा भाई हर एक वर्ग को इतिहास लेखन में शामिल करना चाहिए, तो हर वर्ग से जो है इतिहास जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद जो है 1960 में हमें देखने को मिलता है कि महिला आंदोलन होते हैं और उसी समय नारीवादी इतिहास लेखन भी जो है वो शुरू होता है। ये क्रिया थी उस मुख्य धारा इतिहास की जिसमें महिलाओं को निष्क्रिय पात्र के रूप में दिखाया गया। यानी जब भी आप इतिहास देखोगे तो महिलाओं को क्या है, एक निष्क्रिय पात्र के रूप में देखा जाता था, उनकी कोई ज्यादा बात नहीं करी जाती थी। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के प्रसिद्ध निबंध कैन द सबल्टन स्पीक ने यह तर्क दिया कि उपनिवेशित और स्त्री दोनों ही
बहुस्तरीय शोषण की शिकार रही हैं। तो देखा जाए भाई कि महिलाओं का तो है हर प्रकार से ही शोषण हुआ है और उनको कभी भी जो है समाज में दर्जा नहीं दिया गया, तो वो इस बात पर करती हैं। और यहाँ तक इतिहास लेखन में भी उनको नजरअंदाज कर दिया गया था। उद्देश्य क्या था? इतिहास में महिलाओं के योगदान की पहचान को स्वीकृतता दिलाना कि भाई महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। इस धारणा को तोड़ना कि महिलाएं अनुपस्थिति संयोग वंश है, तो भाई ये गलत था कि भाई कहीं भी इतिहास देखा जाता है वहां पे महिलाओं की उपस्थिति नहीं होती, तो एक और संयोग वंश तो नहीं हो सकता। इतिहास लेखन प्रतीकात्मक दृष्टिकोण की आलोचना है। इसका मेन कारण यही हो सकता है भाई प्रतीकात्मक सत्ता थी, यानी जानबूझकर महिलाओं को जो है इतिहास से हटाया गया, ठीक है ना, उनको अनुपस्थित किया गया। और किस लिए? क्योंकि उस समय प्रतीकात्मक सोच थी जो महिलाओं को आगे नहीं आने देती थी। पितृसत्ता की पहचान और आलोचना। नारीवादी इतिहास लेखन यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं को इतिहास से निष्कासित करना एक सामाजिक रणनीति थी। तो ऐसा माना गया भाई कि महिलाओं को जानबूझकर निष्कासित किया गया सामाजिक समाज से। इसने महिलाओं को केवल पीड़िता नहीं बल्कि इतिहास निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया। तो इससे क्या हुआ कि महिलाएं जो है आगे आई, तो उन्होंने कहा भाई महिलाएं केवल पीड़ित नहीं रही, उन्होंने भी इतिहास के निर्माण में बहुत सारी भूमिका निभाई है, तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए भाई, इतिहास में उनकी भी जगह बननी चाहिए। तो नारीवादी इतिहास लेखन की विधियां क्या थी? तो स्रोतों की पुनर्खोज करी गई, यानी पारंपरिक अभिलेखों से आगे बढ़ते हुए मौखिक इतिहास, लोकगीत, आत्मकथाएं, व्यक्तिगत पत्र जैसे गैर पारंपरिक स्रोतों का प्रयोग किया गया। क्योंकि भाई कि अभिलेखों और उन सब जगहों में तो इनकी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन मौखिक इतिहास में देखा जाए तो महिलाओं से जुड़े बहुत सारे किस्से रहे होंगे। लोकगीत में महिलाओं की भूमिका देखने को मिल जाती है, बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गई थी, उसमें भी महिलाओं ने अपने बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी, वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से महिलाओं ने भी क्या किया, पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके अपने जो भी इतिहास से जुड़ी चीजें थी उनको उजागर करने का प्रयास किया। पुनर्व्याख्या और आलोचना। जैसे उमा चक्रवर्ती ने व्हाट हैपन टू द वैदिक दासी में यह प्रश्न उठाया कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति को महिमा मंडित क्यों किया। कि भाई जो महिलाएं थी उनको अगर देखा जाए तो वैदिक काल में तो महिलाओं को की स्थिति को जो महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे वो किस तरह से महिलाओं की स्थिति जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो ये भी जरूरी है। अवधिकरण की आलोचना। जॉन कैली ने यह प्रश्न उठाया कि क्या पुनर्जागरण और फ्रांसीसी क्रांति वास्तव में महिलाओं के लिए भी मुक्ति के युग थे। कि भाई जॉन कैली कहती हैं कि जो हमने देखा भाई पुनर्जागरण हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसमें महिलाएं भी तो थी, लेकिन क्या उनकी मुक्ति हो पाई उस समय? भारतीय संदर्भ में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन पर्दा प्रथा और महिलाओं के एकांत ने इसे महिलाओं के लिए नियंत्रण का युग भी बना दिया। तो महिलाओं की स्थिति हमें यहाँ भी खराब देखने को मिलती है कि भाई कहा जाता तो स्वर्ण युग था, लेकिन वही महिलाओं की भूमिका देखें तो बिल्कुल एकांत थी, महिलाओं की तो कोई स्थिति देखने को नहीं मिलती इस समय। सामाजिक संरचनाओं का पुनर्लोकन, पुनर्मूल्यांकन। तो नारीवादी इतिहास घरेलू कार्य, महिलाओं के श्रम और उनके शरीर पर नियंत्रण जैसे मुद्दों के इतिहास की मुख्यधारा में लाता है। तो इस तरह से नारीवादी इतिहास लेखन क्या करता है भाई कि जो महिलाओं को श्रम के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है, उनका शारीरिक शोषण किया गया, तो ये सब चीजें जो थी महिलाओं के साथ ही हुई, तो उन सब चीजों को इतिहास में दोबारा से उजागर किया गया। यह बताता है कि सांस्कृतिक आख्यानों के माध्यम से कैसे लैंगिक भूमिका को वैधता दी गई। तो भाई बहुत सारे आप देखेंगे सांस्कृतिक जो आख्यानों से महिलाओं को दर्जा ही नहीं दिया गया, ठीक है, उनको तो वैधता भी नहीं दी गई थी कई जगह। तो और इन सब चीजों को खत्म करने के लिए इतिहास में महिलाओं को दर्ज उनकी स्थिति को देखना भी जरूरी था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभाजन, औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद के साथ घर और कार्यस्थल का अलगाव गहरा हुआ। भाई इस समय महिलाओं को देखा जाए तो महिलाएं जो थी वो भी काम कर रही थी, ठीक है, और महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन वहां पर भी देखा जाए तो महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं करी जाती। तो इससे महिलाओं को घरेलू भूमिका में सीमित कर दिया गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुषों के लिए आरक्षित हो गई। और जब उद्योगीकरण आता है, उपनिवेशवाद आता है, तो उस समय भी हमें देखने को मिलता है भाई जो सार्वजनिक स्थल है वहां महिलाएं आपको दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ पुरुष दिखाई देंगे, और महिलाओं को क्या किया गया, घर तक सीमित कर दिया गया। वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जाए तो सुसी थारू और के ललिता का संकलन जो है भारत में महिला लेखन शुरू होता है इस टाइम। तो नवनीता देव सेन द्वारा भी महिला दृष्टिकोण से रामायण के विभिन्न संस्करणों का विश्लेषण किया गया। यानी ये ऐसे बहुत सारे स्रोत देखने को मिलते हैं जहां पर महिलाओं की स्थिति को फिर से दिखाने की जो है कोशिश की गई। उर्वशी बुटालिया की द अदर साइड ऑफ द साइलेंस में विभाजन के दौरान महिलाओं की कहानियां। तो ये सारी जो चीजें थी, ये जो सारे लेखन थे, इसमें हम देखते हैं कि महिलाओं की जो क्या स्थिति थी, उनको इतिहास में किस तरह से देखा गया या कैसे उनको दरकिनार किया गया। तो इन सबको फिर से इतिहास में दर्जा दिलाने की जो कोशिश करी गई इन लेखनों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। मौन और स्मृति का महत्व। मौन
भी इतिहास है यह पीड़ा, विरोध या सामाजिक दबाव का सूचक हो सकता है। शोधकर्ता को यह समझना होता है कि मौन कहाँ और क्यों है। तो कई बार क्या होता है भाई, इतिहास जो लिखा जाता है तो उसमें बहुत बारी पीड़ा, विरोध और जो सामाजिक दबाव होते हैं, इन सब चीजों के चलते जो होता है उन चीजों को मौन रख दिया जाता है, यानी उन चीजों को बताया ही नहीं जाता है। लोकगीत और मिथक, रोमिला थापर ने मिथकों को सामाजिक संरचनाओं के दर्पण में रूप में दिखाया। तो रोमिला ने कहा भाई बहुत सारे ऐसे मिथक थे जिसमें महिलाओं में को जो है निम्न दर्जे का रखा गया, ठीक है, सामाजिक संरचनाओं में उनको लाया नहीं गया। लोक कथाओं में महिलाओं की भूमिकाओं का विश्लेषण कर यह बताया गया कि समाज कैसे नियम उल्लंघन को नियंत्रित करता था। तो बहुत सारी लोक कथाएं उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को जो है नियंत्रित किया जाता था। अगर नियम, कोई भी नियम का उल्लंघन करती थी तो उनको किस तरह से दंड दिए जाते थे या उनके लिए क्या व्यवस्था थी। तो ये सब चीज भी हमें देखने को मिलती है। प्रभाव और परिवर्तन, नारीवादी इतिहास के ने इतिहास के अध्ययन की परिभाषा बदल दी। यानी जब नारीवादी इतिहास लेखन आता है तो इतिहास में एक नए इतिहास की बात की जाती है। अब इतिहास राजाओं और युद्धों तक नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रियाओं और हस्तियों की आवाज भी बनता हुआ दिखाई देता है। यह अध्ययन सिर्फ अतीत के लिए नहीं था, वर्तमान और भविष्य के न्याय के लिए भी जरूरी था। ठीक है, तो अध्ययन अगर देखा जाए तो इतिहास लेखन में ये नए परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं नारीवादी इतिहास लेखन एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जिसने इतिहास, अभिजात पुरुष और एक रेखी कथा से निकलकर सभी वर्गों, लिंगों को बहुयामी यात्रा के रूप में देखने का क्या किया, काम किया। तो यह केवल इतिहास में महिलाओं की उपस्थिति को दर्ज करने का कार्य नहीं था, बल्कि इतिहास लेखन की मूल प्रक्रिया को भी चुनौती देने और बदलने का आंदोलन था। यह बताता है कि बिना महिलाओं की कहानी के इतिहास अधूरा है और न्याय की और बढ़ते समाज के लिए इतिहास का समावेशी और विविध होना अनिवार्य है। यानी इतिहास में जिन लोगों को की भी स्थिति रही है तो उन सबको जो है उजागर करना जरूरी है। इतिहास सिर्फ एक तबके का इतिहास नहीं था, इतिहास में हर किसी की भूमिका थी, तो इसलिए इतिहास में हर किसी को शामिल करना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति, प्रकार, पद्धति, इसकी विश्वसनीयता और वैधता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं इसका। ऐतिहासिक अनुसंधान एक ऐसी पद्धति है जिसका उद्देश्य अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, विचारों और संगठनों की व्यवस्थित जांच और व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान से हम क्या करते हैं कि जो भी इतिहास में हुआ है उसकी एक व्यवस्थित जांच करी जाती है और उसकी व्याख्या करी जाती है। इसका उद्देश्य ये जानना होता था कि अतीत में क्या, क्यों और कैसे हुआ। तो ये जाना जाता है भाई इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि वर्तमान को बेहतर समझा जा सके, ताकि वर्तमान जो है वो अच्छा किया जा सके और भविष्य अच्छा किया जा सके, भविष्य के लिए उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सके। यह शोध विधि इतिहास को केवल घटनाओं के क्रम के रूप में नहीं देखती, बल्कि संदर्भ और कारणों की गहराई की व्याख्या करती है कि भाई कोई घटना घटी थी, किन कारणों से घटी थी, क्या उसका संदर्भ था। तो इन सब चीजों को भी देखा जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान के अंदर। तो ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है उसका। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का स्वरूप देखें तो गुणात्मक होता है, विश्लेषणात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है और तुलनात्मक होता है। तो ये चारों स्वरूप मिलकर जो क्या करते हैं, एक ऐतिहासिक अनुसंधान को अच्छा बनाते हैं। ये एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता अतीत की घटनाओं का प्रमाण, दस्तावेज, साक्ष्य आदि के आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये क्या है, ये जो घटना है वो गतिशील है, जो बदलती रहती है। तो इसमें जो भी हमारे पास प्रमाण होते हैं उस प्रमाण के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। ये अनुसंधान ना केवल जानकारी एकत्रित करते हैं बल्कि उस पर तर्क आधारित विश्लेषण भी देते हैं। तो इसमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काम नहीं होता है, इस पे जो भी तर्क आधारित विश्लेषण है वो दिया जाता है और एक निष्कर्ष भी बताया जाता है कि कौन कौन सी और चीजें हो सकती हैं इससे रिलेटेड। तो इन सब चीजों को जाना जाता है इसके अंदर। ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं ये समझते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले ग्रंथ सूची आधारित अनुसंधान होते हैं। ये ऐतिहासिक व्यक्तियों के विचारों और कार्यों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, व्यक्ति के विचार क्या थे, कार्य क्या थे, इनका विश्लेषण किया जाता है। फिर आते हैं कानूनी अनुसंधान। इसमें क्या होता है, शिक्षा से संबंधित जो भी प्रशासनिक और विभिन्न ढांचे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका विचारों के ऐतिहासिक अध्ययन। किसी विचार की उत्पत्ति, विकास और प्रभाव का विश्लेषण इस पे किया जाता है कि विचार कैसे थे, ठीक है ना, किस तरह से विकास हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, इन सब चीज का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है संगठनों का अध्ययन किया जाता है, यानी संस्थाओं के विकास, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी ऐतिहासिक मूल्यांकन क्या था, इन सब पे जोड़ दिया जाता है इसमें। फिर आता है तुलनात्मक अनुसंधान। विभिन्न घटनाओं और कालों की तुलना की जाती है कि भाई अलग अलग जो घटनाएं हुई वो क्यों हुई, उनकी तुलना करके निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर आता है व्याख्यात्मक अनुसंधान। किसी घटना या संस्कृति के गहरे अर्थ को समझने की प्रक्रिया है। भाई कोई अगर घटना घटी है तो उसका संस्कृति से क्या लेना देना था, ठीक है ना, और किस वजह से घटना घटी, इन सब चीजों को इसमें देखा जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, अनुसंधान की पद्धतियां क्या है। तो मान 1981 के अनुसार ऐतिहासिक या सामाजिक अनुसंधान में निम्नलिखित चरण होते हैं।
तो कौन कौन से चरण होते हैं? सबसे पहले समस्या का निर्धारण किया जाता है, कौन सी समस्या है। फिर चर की पहचान की जाती है कि भाई कौन सा जो वेरिएबल है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर परिकल्पना की जाती है कि भाई किस किस तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसका नमूना चयन किया जाता है, किस नमूने के आधार पर। फिर इसके सारे डेटा संग्रह किए जाते हैं, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर एक रिपोर्ट लेखन होती है। तो ये पूरा जो है एक अनुसंधान की जो है वो एक मेथोडोलॉजी है। तो इसके आधार पर जो है पूरा जो है अनुसंधान किया जाता है। तो इसमें डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक स्रोत और जैसे डायरी, भाषण, सरकारी अभिलेख, टेलीग्राफ, और द्वितीय स्रोत जैसे पाठ्य पुस्तकें, शोध समीक्षाएं आदि का भी क्या है उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो होता है अनुसंधान की पद्धति काम करती है। तो स्रोतों की आलोचना और सत्यापन, जो स्रोत मिलते हैं उनकी आलोचना और सत्यापन देखते हैं। किसी भी ऐतिहासिक स्रोत की वैधता को निर्धारित करने के लिए स्रोत आलोचना आवश्यक होती है। तो भाई कोई भी स्रोत अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, तो इसलिए उसको एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखना भी जरूरी हो जाता है। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, स्रोत किसने लिखा है, क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, समय और संदर्भ क्या था, क्या इसमें पूर्वाग्रह हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को भी समझना जरूरी हो जाता है जब भी कोई भी आप अनुसंधान करते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाकर ही ऐतिहासिक सत्य को अध्ययन सटीक पुष्टि की जा सकती है। यानी आप कोई भी अगर अनुसंधान कर रहे हैं, किसी स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको ये चीज बिल्कुल सही लगती है, ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से इस स्रोत को लेकर अनुसंधान कर सकते हैं। विश्वसनीयता और वैधता की बात करते हैं। तो विश्वसनीयता, यदि किसी स्रोत या पद्धति के बार बार एक जैसे परिणाम मिलते हैं तो उसे विश्वसनीय कहा जाएगा। यानी कोई भी अगर आप स्रोत यूज कर रहे हैं और हर बार वो एक ही निष्कर्ष दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो विश्वसनीय है। वैधता यह बताती है कि क्या किसी उपकरण या विधि से वही मापा जा रहा है जो मापना चाहिए। तो वैधता बताती है भाई जो भी हम उपकरण यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास प्रमाण मौजूद है, अगर वो बिल्कुल सही आ रहे हैं बार बार, तो वो हम कह सकते हैं कि सही है, वैलिडिटी है उसकी, जिसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक शोध तभी प्रभावित मानी जाती है जब उसमें उपयोग की गई विधियां और स्रोत दोनों विश्वसनीय हो। ठीक है, तो ऐतिहासिक शोध तभी हम प्रभावी बनेगा जब ये दोनों चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाए, उसकी विश्वसनीयता भी सही रहे और उसकी वैधता भी सही हो। तो कह सकते हैं हम कि ऐतिहासिक अनुसंधान मानव अतीत को समझने का एक बड़ा गहन विश्लेषणात्मक शोध पद्धति हमें यह जानने में सहायता करती है कि अतीत में विचारों, संगठनों, घटनाओं और निर्माणों के वर्तमान समाज को किस प्रकार आकार दिया। हालांकि पूर्वाग्रह, अधूरी जानकारी और समय की सीमाएं हो सकती हैं, फिर भी सामाजिक विज्ञान के लिए अमूल्य उपकरण है। स्रोत, आलोचना, वैधता, विश्वसनीयता पर ध्यान देकर ऐतिहासिक शोध को अधिक प्रमाणित और उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़ों के स्रोतों के प्रकार और उनकी विश्वसनीयता, वैधता पर प्रकाश डालिए। तो जो आंकड़े होते हैं उनको हम समझते हैं कि वो कितने विश्वसनीय होते हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये आंकड़े इतिहासकारों को अतीत की घटनाओं, विचारों, समाज की समझ विकसित करने में सहायता करते हैं। भाई जो भी अतीत में घटनाएं घटी थी, या जो भी विचार रहे हो, या जो भी समाज की स्थिति रही हो, तो वो किस प्रकार से थी, तो ये सब आंकड़े जो है हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं। तो किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए डेटा को प्रमाणित और उपयुक्त होना जरूरी है। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो क्या करना चाहिए भाई, हमें डाटा जो होना चाहिए वो हमारा प्रमाणिक होना चाहिए और उपयुक्त होना चाहिए। तो इसलिए ऐतिहासिक शोध में आंकड़ों के स्रोत की प्रकृति, उनकी विश्वसनीयता और वैधता को सावधानी पूर्वक परखना चाहिए। तो जो भी हमारे पास डेटा आता है, जिससे हम कोई भी ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं, तो उसको अच्छे से समझना होता है, देखना होता है भाई कि उसकी विश्वसनीयता और वैधता कितनी सही है। आंकड़ों के स्रोतों के प्रकार, तो ऐतिहासिक शोध में आंकड़ों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो पहली श्रेणी जो आती है आपकी वो है प्राथमिक स्रोत, जो प्राथमिक डेटा होता है। ये वे स्रोत होते हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना के समय या उसके निकट काल में बने होते हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी गवाह, घटना में शामिल व्यक्ति या यंत्रों द्वारा एकत्र की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। तो कोई भी घटना हुई है यहाँ पर, वहां पर जो भी व्यक्ति मौजूद था, ठीक है, चाहे वो प्रत्यक्षदर्शी रहा हो, चाहे उसने उसको लिखा हो, चाहे उसने देखा हो, या फिर बाद में यंत्रों के द्वारा उसको क्या जानकारी जो भी इकट्ठा की गई, तो ये सारे प्राथमिक स्रोत के अंदर आ जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कौन कौन सी जा सकती हैं इसमें, व्यक्तिगत रिकॉर्ड, इसमें डायरी, आत्मकथा, वसीयत, भाषण पत्र, ये सब चीजें हो सकती हैं। या सरकारी दस्तावेज में आपको देख सकते हैं कोर्ट रिकॉर्ड होते हैं, विधायी की बहुत सारे दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज जो होते हैं, चार्टर वगैरह होते हैं। मौखिक परंपराएं जैसे लोक कथाएं वगैरह होती हैं, या साक्षात्कार किसी से किया जाता है, तो ये सारी चीजें भी प्राथमिक स्रोत में आती हैं आपकी। चित्रात्मक और यांत्रिक स्रोत हो गए जैसे फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ये सारे आपके प्राथमिक स्रोत में आते हैं। भौतिक स्रोत हो गए पुरावशेष, अवशेष, हथियार, सिक्के, तो ये सारी चीज भी आपके भौतिक स्रोत में आ जाते हैं। तो ये वे स्रोत इतिहास के सबसे नजदीक माने जाते हैं और शोध की मौलिकता का आधार बनते हैं। ठीक है, तो शोध की मौलिकता के आधार जो है ये स्रोत हैं। तो इससे जो पता लगता है भाई कि जो भी घटना है वो सही है, क्योंकि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं।
द्वितीयक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो द्वितीयक जो स्रोत हमारे हैं ये वे स्रोत होते हैं जो किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते, जिसमें भाई कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता बल्कि अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर विश्लेषण या विवरण प्रस्तुत करता है। तो भाई कहीं से और जानकारी लेकर विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें आपके आते हैं पाठ्य पुस्तकें, इतिहास ग्रंथ, समीक्षाएं, समाचार पत्र, शोध पत्र, तो ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। हालांकि ये स्रोत भी शोध में सहायक होते हैं परंतु इन पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हुआ जा सकता। तो भाई ये स्रोत भी जो होते हैं एक तरह से शोध ही होते हैं, तो हम पूरा इसको 100% नहीं कह सकते चीज सही होती है, तो इसमें भी कुछ कमियां होती हैं, तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तृतीयक स्रोत में हमारे वे स्रोत होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की जानकारी के क्रमबद्ध और सूचीबद्ध करते हैं। तो ये तृतीयक स्रोत में भी जो प्राथमिक और दूसरे डेटा होते हैं उनको इकट्ठा करके और क्रमबद्ध करके और सूचीबद्ध करके ही बनाए जाते हैं। तो जिसमें आप क्या आ जाते हैं, ग्रंथ सूची वगैरह आ जाती है, ठीक है, कैटलॉग आ गया, अनुक्रमणिका इंडेक्स वगैरह आ गया, ठीक है ना, ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। ये मुख्यतः शोध में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। तो मार्गदर्शन देते हैं ये कि भाई ये जो भी शोध है उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, तो ये सब चीज दिखाती हैं, ये तृतीय स्रोत दिखाता है आपको। स्रोतों की आलोचना और मूल्यांकन, तो इतिहासकार किसी भी स्रोत को अपनाने से पहले उसकी प्रामाणिकता और उद्देश्य की जांच करते हैं। तो भाई कोई भी अगर आप अनुसंधान कर रहे हैं तो इतिहासकार भाई सबसे पहले समझेंगे कि वो प्रामाणिक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, या उसका उद्देश्य क्या था, तो उसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किसने लिखा और कब लिखा, ये जानना जरूरी होता है, ठीक है, तभी तो पता लगेगा भाई इसकी प्रामाणिकता सही है या गलत है। इसे क्यों और किस उद्देश्य से लिखा गया, क्या इसमें पूर्वाग्रह की संभावना है, क्या वह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित थी। तो ये प्रश्न पूछने जो जरूरी हो जाते हैं जब भी कोई इतिहासकार कोई स्रोत यूज करता है, तो ठीक है, तो इससे पता लगता है कि भाई वो जो स्रोत है वो ठीक है या गलत है, तो उसकी आलोचनात्मक जो मूल्यांकन करना भी जरूरी है। इस आलोचना से शोधकर्ता स्रोत की वैधता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर सकता है। तो अगर ये प्रश्न उसको बिल्कुल सही मिल जाते हैं तब वो बता सकता है कि भाई ये जो आप स्रोत लेकर आए हैं वो वैध है, ये विश्वसनीय योग्य है कि नहीं, तो उसका मूल्यांकन आसानी से कर सकता है कोई भी और जो इतिहासकार है। आंकड़ों की विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता उस स्थिरता को दर्शाती है जिस के साथ किसी माप या स्रोत के बार बार एक जैसी प्रमाणिकता मिलती है। तो भाई विश्वसनीयता तभी बनेगी कि कोई भी स्रोत यूज किया जा रहा है, जब उसका माप किया जाता है तो बार बार ही वो अगर एक ही रिजल्ट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रमाणिक है। उदाहरण के लिए यदि कोई पुराना अभिलेख हर बार एक समान जानकारी प्रदान करता है तो उसे विश्वसनीय माना जाएगा। कोई भी अभिलेख बार बार उस पर रिसर्च होती है और वो एक ही जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो विश्वसनीय है। विश्वसनीयता में के संकेतक, लेखन का घटनास्थल से कितना निकट संबंध है, क्या वह प्रत्यक्षदर्शी था, क्या लेखन में निष्पक्षता थी। तो ये जो अगर प्रश्न आप बिल्कुल सही से पूछते हैं और आपको ये प्रश्न बिल्कुल सही लग जाते हैं उत्तर, तब आप कह सकते हैं भाई वो विश्वसनीय डेटा है, ठीक है ना। तो आंकड़ा जो है वो विश्वसनीय है। तो इन 3 क्वेश्चनों को पूछ के अगर आपको सही जवाब मिलता है तो आप कह सकते हैं विश्वसनीय डाटा था। आंकड़ों की वैधता, वैधता ये बताती है कि कोई स्रोत उस विषय को कितनी सटीकता से दर्शाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाई जो भी डेटा है वो बिल्कुल उस विषय को सही से बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो वो क्या करता है, उसकी वैधता को प्रमाणित करता है। उदाहरण, यदि कोई लेख 1857 की क्रांति के कारणों को दिखाता है तो यह देखना आवश्यक है कि वह वास्तव में कारणों को दर्शा रहा है या उन अन्य पक्षों को। तो भाई जब भी 1857 की हम क्रांति की बात करेंगे, उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जो कारण थे 1857 की क्रांति के, क्या बिल्कुल वो सही है, जो बता रहा है बिल्कुल वो कारण वास्तव में वैसे है या नहीं है, या अन्य कोई चीज दर्शा रहा है। तो हम समझ जाएंगे भाई कि वो अगर कारण सही बता रहा है तो इसका मतलब वो डाटा जो है वो वैध है, और अगर वो कुछ और बता रहा है कारण ना बता के, तो हम क्या समझ जाएंगे भाई ये अवैध नहीं है। वैधता कब बढ़ती है, और वैधता कब बढ़ेगी, जब स्रोत और घटना के बीच समय का अंतर कम होगा। तो भाई अगर कोई भी आपको स्रोत मिला है और वो स्रोत और वो घटना एक ही टाइम पीरियड के आसपास की है, तो हम कह सकते हैं भाई वो बिल्कुल कम अंतर, तो मतलब उसी समय वो जानकारी इकट्ठा की गई तो ठीक होगी। लेखक ने स्वयं घटना को देखा है और उसमें भाग लिया, और अगर लेखक स्वयं उस घटना में था और उस घटना को उसने देखा है, तब वो उसको और अच्छे से क्या कर सकता है, लिख सकता है, तो उसकी वैधता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की सफलता काफी हद तक स्रोतों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वैधता पर निर्भर करती है। प्राथमिक स्रोतों को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों की सहायक भूमिका निभाते हैं। एक सक्षम शोधकर्ता को यह समझना आवश्यक है कि किसी स्रोत का अंधाधुंध उपयोग ना किया जाए, बल्कि उनकी आलोचना और मूल्यांकन भी जरूरी है। तो कोई भी अगर स्रोत मिल रहे हैं तो उसको एट इज नहीं यूज करना है, इसको समझना है, उसकी प्रामाणिकता को देखना है, उसकी वैधता को देखना है, तभी इसको यूज करना है, तब वो सही स्रोत होगा। तो इससे ना केवल सोच की सटीकता बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, सोच जो होगा वो सटीक होगा, और इतिहास की जो समझ है वो भी अच्छे से विकसित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया, उसके स्रोतों के प्रकार, मूल्यांकन तथा ऐतिहासिक लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये समझेंगे इस क्वेश्चन में। ऐतिहासिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, ये हम समझ चुके हैं,
जिसमें शोधकर्ता केवल तथ्यों को संकलित नहीं करता बल्कि क्या करता है, प्रमाणों की सहायता से अतीत की गहन व्याख्या भी करता है। तो यह प्रक्रिया विषय के चयन से लेकर निष्कर्ष तक सुव्यवस्थित मार्गदर्शन पर आधारित होती है, यानी अच्छे से समझा जाता है उसे। इतिहास केवल घटनाओं की सूची नहीं होता बल्कि उन घटनाओं की व्याख्या भी करता है, विश्लेषण उनके सीखे गए पाठकों को समग्र रूप से इकट्ठा करके और उनका विश्लेषण करता है। तो इसलिए इतिहास को समझने के लिए तथ्यों को समझना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, तो देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान मानव समाज के अतीत को समझने के लिए प्रमाणों की विवेचना पर आधारित होता है। यानी अगर हमें क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं तो और मानव समाज को समझना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विवेचना करनी पड़ेगी कि भाई जो भी शोध करता है वो सही से अगर उन प्रमाणों को इकट्ठा कर लेता है तो समझ जाएगा भाई कि जो अनुसंधान है वो बिल्कुल सही है, इतिहास बिल्कुल सही लिखा जा रहा है। तो उसके लिए शोधकर्ता को क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ के उत्तर खोजते हैं। तो जिससे ऐतिहासिक घटनाओं के कारण, प्रभाव, संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। अगर ये प्रश्न मिल जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा ना भाई कि जो भी इतिहास लिखा जा रहा है वो क्या है, क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, कहाँ पे लिखा गया। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं थोड़ी आसान हो जाती हैं जब भी ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है। तो इन प्रश्नों को खोजना जो होता है वो जरूरी होता है। अनुसंधान की प्रमुख प्रक्रिया क्या है, तो देखिए सबसे पहले विषय का चयन करना होता है। विषय समिति असीमित, केंद्रीय और शोध योग्य होना चाहिए। विषय जो होना चाहिए सीमित होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, केंद्रित होना चाहिए, उस पर काम करना है। और शोध योग्य भी होना चाहिए, भाई वो शोध योग्य हो, ऐसा विषय ना उठा लें कि उस पर शोध ही ना हो सके। थीसिस निर्माण करना होता है, यानी एक मुख्य शोध प्रश्न या तर्क जिसे पूरे शोध में प्रमाणित किया जा सके। तो भाई प्रश्न या तर्क किया जाएगा कि जो शोध कर रहे हैं उसका विषय क्या है और उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, पूरे शोध को प्रमाणित किया जाता है। स्रोतों का संग्रह करना, प्राथमिक शोध और द्वितीयक स्रोतों को एकत्रित कर उसका विश्लेषण करना। तो भाई पहला और दूसरा स्रोत इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको क्या करेगा, विश्लेषित किया जाएगा कि भाई कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज कहाँ पे इकट्ठा की गई है, गलत है या सही है, उस पर विश्लेषण किया जाएगा। साक्ष्य आधारित विश्लेषण होता है, यानी निष्कर्षों के प्रमाणों के आधार पर तर्क के रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो निष्कर्ष जो भी निकला है उसके जो भी प्रमाण है उसको तर्क के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। लेखन और निष्कर्ष, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको संरचित करके और तार्किक लेखन जिसमें निष्पक्षता और पाठक को स्वतंत्र सोच की सुविधा मिले। तो ऐसा बनाया जाता है भाई ताकि जो भी लिखा गया वो निष्पक्ष हो और जो पढ़ रहा हो उसको बिल्कुल स्वतंत्र सोच मिल सके। ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार, तो प्राथमिक स्रोत हमने देखे थे होते हैं वे स्रोत जो घटना के समय उपस्थित होते हैं, पत्र, दस्तावेज, मूर्तियां, समाचार पत्र, मौखिक शास्त्र, तो हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं। ऐसे द्वितीयक स्रोत हमारे जो हमने देखे थे वे स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लिखे जाते हैं, जैसे इतिहास की पुस्तकें, आलोचनात्मक निबंध, शोध पत्र आदि। स्रोतों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो प्रत्येक स्रोत की प्रामाणिकता, पक्षपात, प्रसंग और भाषा शैली का मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो जो भी आपको स्रोत मिले हैं उसको प्रामाणिकता जरूरी है, पक्षपात ना हो उसके अंदर, प्रसंग सही शामिल किए गए और भाषा शैली जो हो सही होनी चाहिए। तो इसका मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए कुछ प्रश्न मददगार हो सकते हैं जब भी आप इन स्रोतों को लेते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछने जरूरी है, जैसे क्या स्रोत निष्पक्ष है जो आपने स्रोत लिया है, क्या जानकारी अन्य स्रोतों से पुष्ट होती है, लेखक का उद्देश्य क्या था, क्या तथ्य काल संदर्भ के अनुसार विश्वसनीय है। अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से आंसर दे रहे हैं, आपको इनका आंसर मिल जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से मूल्यांकित कर सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास स्रोत है वो ठीक है या नहीं। ऐतिहासिक लेखन की विशेषताएं क्या है, तो इसमें वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मकता पर ध्यान दिया जाता है। केवल घटनाओं का उल्लेख नहीं होता बल्कि उनके कारण और प्रभावों को भी व्याख्या की जाती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है इसमें। तथ्य आधारित तर्क होते हैं, यानी हर दावे के साथ साक्ष्य होना अनिवार्य है, यानी जो भी तर्क दिया जा रहा है उसके लिए कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए। सुसंगठित संरचना होनी चाहिए, यानी परिचय, मुख्य तर्क और निष्कर्ष में स्पष्ट संबंध हो, यानी जो भी आपने बनाया उसमें सब में स्पष्ट संपर्क होना चाहिए हर एक श्रेणी में। निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचते हुए तटस्थ विश्लेषण करें, यानी कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसकी जो प्रामाणिकता है वो तटस्थता के साथ होनी चाहिए, बायोस नहीं होना चाहिए कोई भी। सही संदर्भ होना चाहिए, यानी साहित्यिक चोरी से बचने हेतु स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक है, यानी कोई साहित्यिक चोरी नहीं होनी चाहिए। प्रमाण के आधार पर जो भी लिखा जाए स्रोतों के आधार पर लिखना हो सकता है, लेकिन कोई भी साहित्यिक चोरी नहीं होनी चाहिए। सामान्य त्रुटियां जिनसे बचना चाहिए, तो कुछ त्रुटियां हैं जिनको इग्नोर करके हम अच्छा साहित्य लेखन कर इतिहास लेखन कर सकते हैं। जैसे असुविधाजनक तथ्यों की उपेक्षा करना, यानी जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो सही असुविधा अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उन तथ्यों को हमें छोड़ देना चाहिए, उन तथ्यों को नहीं लेना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, यानी कोई भी जो साक्ष्य मिला है वो पूर्वाग्रहित नहीं होना चाहिए, किसी बायो से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पुराने शोध को दोहराना या प्रस्तुत करना, यानी कोई भी पुराना शोध हमें दोहराना चाहिए या प्रस्तुत करना चाहिए, यानी किसी और का लिखा हुआ हमें नहीं प्रस्तुत करना, ये ध्यान रखना है। इतिहास को वर्तमान दृष्टिकोण से देखना, यानी जो भी इतिहास लिखा जा रहा है उसे सिर्फ इतिहास के नजरिए से ना देख के वर्तमान दृष्टिकोण से भी देखना जरूरी है। तो ये कुछ त्रुटियां जिनसे बचना चाहिए।
तो कह सकते हैं इतिहास अनुसंधान एक जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह शोधकर्ता से निष्पक्ष दृष्टिकोण, गहन विश्लेषण, आलोचनात्मक चिंतन और प्रमाणों की सटीक समझ की मांग करता है। यदि शोधकर्ता ईमानदारी और तार्किक और शोध पद्धति का पालन करे तो वह न केवल अतीत की सच्चाई को सामने ला सकता है बल्कि समाज को वर्तमान और भविष्य के लिए भी मूल्यवान सीख दे सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कोई कमेंट है तो जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।